सभी को नमस्कार। हमारी प्रमुख सचिव मैडम ने यद्यपि आपको विस्तार से बताया, सबसे पहले मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, आज हमारे साथ पुष्पांजलि शर्मा जी जो भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही श्री राजीव नाम्बियार जो आर्ट ऑफ लिविंग से हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारी पीएस मैडम ने आपको विस्तार से सारी बात बताई है। योग से निरोग, आप लोग सभी रोज अपन प्रे करते हैं, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। श्री राजीव नाम्बियार जो सभी निरोगी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। के इस हमारी पीएस समय में विस्तार से सारी बात बताई, महामारी का समय आया हुआ है हम सबके बीच में। आप लोग इस समय में योग करते हैं, सर्वे अधिक आवश्यकता है, सर्वे संतु निरामया। ये बताना है श्री राजीव नाम्बियार, आप सबसे अच्छी तरह से हमारे रोगियों को बता सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल करके और प्रमुख सचिव मैडम ने इसको इतना अच्छे से टेकअप किया और ये बात को विस्तार से समझाया है कि ये प्रशिक्षण अपने को होम आइसोलेशन वाले रोगियों के लिए ही करना है। ऐसे जो पॉजिटिव केस आ गए हैं और जो होम आइसोलेटेड है, जो ठीक होकर वापस आ गए, उनमें वीकनेस है, उन सबको किसी को टच मत करिए। सिर्फ होम आइसोलेशन की जो लिस्ट आपको दी जाएगी, आपको सिर्फ उन्हीं के लिए ये कोर्स को प्रारंभ करना है। जैसा मैडम ने बताया है, इसमें हम जिनसे डील कर रहे हैं वो हमारे पेशेंट्स हैं, उनकी मनःस्थिति आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि कोविड बीमारी के नाम से ही व्यक्ति इतना डर जाता है और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट है मॉरल सपोर्ट की। मैं सिर्फ आपको एक दो उदाहरण देके बताती हूँ कि अगर कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है तो, और अगर उसको जैसे हस्बैंड वाइफ भर्ती हैं, अगर दोनों को कोविड है तो मतलब डॉक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो ये सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। मान लो एक को कुछ हो भी जाता है और उसकी मतलब उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो दूसरे पेशेंट को नहीं बताते, तो दूसरी वाइफ, तो उसकी वाइफ जो वेंटिलेटर पे थी वो ठीक होके बाहर आ जाती है उसको, क्योंकि लगता है कि मेरा हस्बैंड दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, इस हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है। ऐसा कह कहकर डॉक्टर्स पेशेंट को बचा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनको सबसे ज्यादा चाहिए मॉरल सपोर्ट, तो उनकी मनोस्थिति वो वैसे ही डरे हुए हैं। पर चूंकि ये सारा सिस्टम जो बीमारी है पूरी श्वास से संबंधित है और आप सब जानते हैं हमारी यौगिक क्रियाओं में श्वास का कितना अधिक महत्व है, तो दो चीजों को आपको ध्यान से रखना है कि उसकी मनोस्थिति को समझते हुए उससे वार्तालाप करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन। जितना इफेक्टिवली आप उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे, जितने अच्छे से आप उनको काउंसिल कर पाओगे, उतनी जल्दी हमारे पेशेंट ठीक हो पाएंगे। मात्र 3 दिन का समय दिया, लेकिन और ऑनलाइन सिखाना पड़ेगा क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। तो आप सब योग टीचर्स हो, आप सबको ऑफलाइन का अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन कराने के लिए प्लस उनकी मनस्थिति समझने के लिए इस मॉड्यूल में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप इस मॉड्यूल को बहुत ध्यान से सुनिए। योग आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसमें और जो एडिशनल बातें होनी चाहिए वो हमारे आयुर्वेदिक के डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही हमारी मनस्थिति के बारे में हमारी माया बोरा मैडम और ये आप अच्छे से बताएंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ध्यान से इसको करें। पिछले बैच ने सक्सेसफुली इसको किया है, उन्होंने प्रश्न पूछे और वो बहुत अच्छे से उन्होंने विगत जो हमारा संपन्न किया है। और आप सब लोग इसके लिए वास्तव में हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कठिन परिस्थिति में निपटने के लिए आप लोग खुद स्वयं आगे आए और स्वेच्छा से आप ये योग करा रहे हैं। और इसमें आपकी मदद हमारे रोगियों को अस्पताल तक न जाने में बहुत बड़ी मददगार होगी। आपकी इस स्वैच्छिक उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट। बहुत अच्छे से आज आप ट्रेनिंग लीजिए। कल से इनको जो भी आपको आप वॉलंटियर्स को जो भी पेशेंट्स मिलेंगे उनको भली भांति सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आयुक्त महोदय। लोक शिक्षण आयोग की आयुक्त महोदय ने श्रीमती जयश्री कियावत ने हमको बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए हैं और उन्होंने अपना भी जो उनके अनुभव जो इस दौरान विभिन्न रोगियों के साथ रहे और जो फीडबैक लगातार उनको मिल रहा है जिलों से, उसके बारे में बताया। मैं अब श्रीमती पुष्पांजलि शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो भारतीय योग एसोसिएशन की मध्य प्रदेश चैप्टर की अध्यक्षा हैं और उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है इस कार्यक्रम में, जबकि विभिन्न जो योग की संस्थाएं देश भर में है, उनके जो योग प्रैक्टिशनर्स मध्य प्रदेश में है, उनको एक ही मंच पर लाकर उन्होंने हमको उपलब्ध कराया है और लगातार वो उनसे संवाद कर रही हैं और उनको प्रेरित कर रही हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इससे जुड़े। तो मैं आदरणीय पुष्पांजलि जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात हमारे सामने रखें। आदरणीय हमारी रश्मि शमी मैडम, आदरणीय कियावत मैडम, आदरणीय धीरेन्द्र भाई जी, आप सब बहुत ही इसमें आज हम सब एकत्र हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है आवाज आ रही है। आपकी आवाज स्पष्ट है एकदम। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर पहल की और जैसा कि हम सबको पता है कि उन्होंने कोविड को केवल योग से ही परास्त किया
और वो ठीक हुए। और वो हमेशा योग को करते रहते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और उनकी स्वास्थ्य का राज है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योग प्राणायाम के माध्यम से दिन रात, और इतनी उम्र में भी वो इतना कार्य कर लेते हैं, 18 घंटे। तो ये सब कार्य तभी हो पाया जब योग करने से ही हमारे शरीर में शक्तियां बढ़ती हैं, हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये बात को चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस पर जीते हैं, तो उन्होंने आज प्रदेश की इस जनता में जब देखा इतना हाहाकार, त्राहिमाम पूरे देश में मचा हुआ है, मध्य प्रदेश की स्थिति भी इतनी जो विकराल हो रही थी, तो उनको जो समाधान लगा वो योग के माध्यम से निरोग का। तो एक बहुत अच्छा अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। और जब पहली बात मैंने रखी थी तो मैंने कहा था कि जो योग से निरोग कार्यक्रम जब चलेगा तो आफ्टर 14 डेज 14 दिन बाद इसका असर दिखेगा, क्योंकि जब हमारी जो होम क्वारंटाइन है, सबसे ज्यादा जो होते हैं वो डिप्रेशन में, कोविड हो सकता है कि 4-5-6 दिन बाद ठीक हो जाए उनका। सभी को जिनको कभी गंभीर बीमारी है वही सीरियस होते हैं, और जो ज्यादातर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, योग निरोग करते हैं, इम्यूनिटी ठीक है, तो वो कुछ दिन में ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन उनका डिप्रेशन, वो जो इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो वो जो एक इच्छा शक्ति है वो समाप्त हो जाती है उनकी। और उनके डिप्रेशन से निकालने के लिए उनको सबसे अच्छा माध्यम योग ही है। योग के माध्यम से ही हम डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। और 14 दिन तक एक तो एलूफ रख दिया जाता है उनको, अगर होम क्वारंटाइन भी करते हैं तो एक कमरे में, परिवार से नहीं मिल सकते हैं, भोजन भी एक अलग से दिया जा रहा है, तो आदमी एक का अलग रहते रहते और भी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक विचार आपके दिमाग में लाए जा सकते हैं। और एक विचार ही है जो आदमी को मानव से महामानव बना देता है, और एक विचार ही है जो आदमी को दानव बना देता है। और ये विचार शक्ति, अगर हमारी ये जो है जो विचार शक्ति, सोच हमारी पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक सोच है, नहीं ठीक होना ही है, हो जाएंगे ही। तो मैंने पहले भी बोला था, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर आप कोई भी केवल आप ब्रीदिंग के सोच के करिए कि लेना है छोड़ना है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस सोच के साथ करिए कि जो आप कर रहे हैं, आपने सांस ली तो आपकी ये जो जितनी एनर्जी भगवान ने जो चारों तरफ ऑक्सीजन दी है, जो एनर्जी है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो जितने भी शरीर में कष्ट है, रोग है, विकार है, ये जा रहा है। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए। शरीर समझता है, हमको लगता है कि नहीं, पर हमारी बॉडी हर चीज समझ रही है। और आप विचार के साथ करते हैं तो एक व्यक्ति इतनी जल्दी ठीक हो रहा है, एक व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका कारण उसकी सोच है, विचार है। और विचार को परिवर्तित करने का कार्य हमारा एक योग टीचर कर सकता है। और इस विचार से ही मैंने बताया था पिछली बार भी, अभी मैं 2-3 बार में सुनने को आया कि लोग भाग रहे हैं, क्या हो रहा है, ये डिप्रेशन में आ रहे हैं, और उसको एक बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं जो कि छोटी से उससे ठीक हो सकता है। एक व्यक्ति ने अभी कई पेपर में पढ़ रही थी, 2-3 लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? कि भाई कोरोना हो गया तो इससे अच्छा तो मरना ही है। पर ऐसा क्या है, 4-5 दिन में ठीक हो सकते थे, योग के माध्यम से ठीक हो सकते थे। तो जो भी सरकारी दवाइयां दी जा रही है वो तो आप ले ही, साथ में काढ़ा है, गिलोय का काढ़ा, गिलोय बहुत ही अच्छी इस समय काम कर रही है। और इसके अलावा आप गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये सब जो मिलकर कोरोनिल भी बनी है, गिलोय, तुलसी का अश्वगंधा मिलाकर आप ले सकते हैं। काढ़े का उपयोग कर सकते हैं, दालचीनी, काली मिर्च, अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं, गार्गिल्स बहुत ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से उनको आप बता सकते हैं। आप स्टीम बहुत सारा ले सकते हैं, कई बार स्टीम लीजिए हर 2 घंटे बाद। तो इस तरह से ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं। काढ़ा हम बता सकते हैं, जो आयुष विभाग ने भी काढ़ा बहुत अच्छा बनाया है, उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सब चीजें हम बता करके और उनको डिप्रेशन वाली स्थिति से बाहर लाना है। ठीक तो हो ही जाएंगे। श्वास जब हमारी पूरी जो जितने भी विजातीय पदार्थ हैं, जो कोरोना हमारे अंदर गया है, सबसे पहले तो उसको 5 दिन के अंदर ही, गले के अंदर ही रोक लीजिए। अभी मैं डॉक्टर्स का भी पढ़ रही थी विचार कि 5 दिन के अंदर हम उनको लंग्स में जाने ही नहीं देना,
5-6 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे, वो भी योग और प्राणायाम के माध्यम से। डीप ब्रीदिंग के साथ कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के माध्यम से आपकी जैसे ही श्वास आपकी थोड़ी सी कम होती है, आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए, एकदम ब्रीदिंग आपकी 98-99 पहुंच जाती है। तो ये भी इस तरह की बातें हम उनको बता सकते हैं, उनको डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो अभी मैं सबके जितने भी अभी तक बात कर रही हूँ, सभी योग टीचर्स बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि वो किसी के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे चैटिंग में एक भाई लिख रहे हैं कि 3 दिन के बाद भी हमने क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप 3 दिन के बाद भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो आपके टीचर, जो आपके लोग जो पहले सीख रहे थे, वो तो है आप ऑनलाइन ही तो सिखा रहे हैं, उनको भी ऐड कर लीजिए साथ में। ये मना थोड़ी ना है कि आप सिखा नहीं सकते, सिखा सकते हैं अगर वो सीखना चाहें, जैसे बात की है। और अगर नहीं भी सीखना चाहें, जो योग को समझते ही नहीं है, तो एक बार फोर्सली तो नहीं करना है, पर समझाइश तो दी जा सकती है कि इससे आप ठीक हो जाओगे। उस समय पेशेंट एक ऐसी स्थिति में होता है जो कि समझ नहीं पा रहा है, उसको आप समझा सकते हैं कि आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे तो अच्छा लगेगा। और वो उनको कन्विंस कर सकते हैं, फोर्सली नहीं पर कन्विंस किया जा सकता है। और सभी लोग हमारे योग टीचर्स हर जगह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों के बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो सभी स्वास्थ्य के लिए लाभ प्राप्त कर रहे हैं, बहुत एनर्जी से लोग सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग उससे सीख रहे हैं। कुछ लोग जो है, जो आपने बताया कि जो है, तो उनको हम समझाइश से उनको साथ पे लेकर के उनको योग सिखाना है, पुराने लोगों को भी जोड़ना है और इस तरह से योग से निरोग जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको साकार करना है। और आज मैं बड़े उसके साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी इसमें कमी भी आ रही है। और जैसा कि अगर लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स कहीं कम होते हैं, तो योग टीचर्स की कहीं कमी नहीं है। हम और उनको योग टीचर्स की एक और लिस्ट लेकर आएंगे। और लेकिन कोरोना से मध्य प्रदेश को रोग मुक्त करने का एक संकल्प जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, हम सबके माध्यम से हम सब मिलकर के उसे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका पुष्पांजलि दीदी, आपने काफी विस्तार से विषय को रख दिया है और आपने उसके लिए जो डोंट्स है वो भी बताई दिए हैं। मैडम ने भी कहा ही था कि जो एक सीमित जितना प्रशिक्षण हम लोगों को करना है, जितना आज बताया जाएगा, चूंकि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को ध्यान रखते हुए जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं, तो उसका जितना सीमित कराया जाना चाहिए विशेषज्ञों के द्वारा, उतने में ही हम लोगों को जाना है। हो सकता है कि हम में से योग के बहुत अच्छे निष्णात लोग हों जो बहुत अच्छे आसन कर लेते हो, बहुत अच्छा जो है कपालभाति कर लेते हो, पर अभी शायद उन लोगों की स्थिति ऐसी होम आइसोलेटेड पेशेंट्स की नहीं है कि वो जितना बियॉन्ड द प्रोटोकॉल जितना आपको आज बताया जा रहा है उससे हम लोग आगे जाएं। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा हमारे आयुष विभाग के विशेषज्ञों द्वारा, जिनके द्वारा कि आज के प्रशिक्षण हमारे सभी वॉलंटियर्स को दिए जा रहे हैं। आज आयुष विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर नितिन जो है वो आसन के संदर्भ में, डॉक्टर चारू जी प्राणायाम हेतु और डॉक्टर तृप्ति जी ध्यान को लेकर के प्रशिक्षण देंगे। मैं डॉक्टर नितिन मरवा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कृपया प्रशिक्षण वाले कार्य को आगे बढ़ाने कष्ट करें। डॉक्टर नितिन मरवा, और उनको अरुण जी उनको राइट्स दे दीजिएगा शेयरिंग के प्लीज। हाँ सर, शेयरिंग के लिए मुझे परमिशन दीजिए। और मैं ये भी इस दौरान कि वो आए, उनका पावर पॉइंट शुरू हो जाए। मैं बता दूं कि पिछला जो प्रशिक्षण रहा है वो बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण रहा है। लगभग 2400 वॉलंटियर्स ने प्रशिक्षण लिया था और जो प्रदेश से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो लगातार फीडबैक हम लोग ले रहे हैं, विभिन्न जो रोगी होम आइसोलेटेड हैं वो भी उससे काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी अच्छा महसूस कर रहे हैं और शारीरिक रूप से भी अच्छा महसूस कर रहे हैं और निश्चय ही उनको रिकवरी में लाभ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नितिन जी, जब तक ये शुरू होता है, हमारा पावर पॉइंट शुरू होता है, तब तक प्रारंभिक जो चर्चा है वो मेरे से मार्गदर्शन आप कर सकते हैं। नितिन जी, डॉक्टर साहब आपको अनम्यूट करना होगा। सर मुझे शेयरिंग राइट नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, तब तक आप शुरू करिए, वो आ जाएगा। वो शेयरिंग राइट अभी आ जाएगा। मैं चाह रहा था कि अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा, ओके, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। एक मिनट, you could start with a different trainer by that time अगर दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, तब तक यदि डॉक्टर तृप्ति जी हो तो डॉक्टर तृप्ति जी को ध्यान पर विषय रखना है।
तो डॉक्टर त्रिप्ती जी या डॉक्टर चारू जी, जो भी उनमें से अपना विषय रखना चाहें प्राणायाम पर और ध्यान पर। चलिए सर, मैं ही स्टार्ट करता हूँ फिर, अगर ऐसा है तो अगर शेयरिंग राइट नहीं मिल रहा तो आ गया सर, मुझे लगता है मिल गया, शेयरिंग राइट आ गया है सर, मुझे लगता है। डॉक्टर साहब आप स्टार्ट करिए, धीरेन्द्र आप जरा टेक्निकली दिखा लीजिए, आप स्टार्ट करें, शेयरिंग राइट्स मिल जाएंगे आप। जी मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं डॉक्टर नितिन मारवा आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आयुष विभाग के द्वारा जो होम आइसोलेशन में रह रहे पेशेंट को योगासन का अभ्यास है उसके प्रोटोकॉल के बारे में मैं सभी वॉलेंटियर्स को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आसन है क्या, तो जैसा कि ज्यादातर लोग यहाँ योग के बारे में जानते ही हैं, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक किसी भी अवस्था में बैठना, किसी भी एक पोस्चर के अंदर कंफर्टेबल वे में बिना हिले डुले बैठना आसन कहलाता है। अब इस आसन के अंदर हमें जब भी योगाभ्यास कराना हो तो कुछ बातें हैं जो बताई गई हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। उनमें से सबसे पहले योगाभ्यास शुरू करने से पहले स्वच्छता का हमें बहुत ध्यान रखना है, शारीरिक स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता, अर्थात जो भी रोगी योगाभ्यास कर रहा है वो प्रयास करें हम कि वो मन से हल्का हो और खुश अवस्था में हो, जिससे कि उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, वो है सवेरे के समय, अर्ली इन द मॉर्निंग आवर्स में हम अभ्यास कराएं तो वो अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक होने के कारण अच्छा महसूस करेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर भी, जिस स्थान पर भी हमको उसको योगाभ्यास कराया जाना है वो खुले वातावरण वाली जगह हो, वेल वेंटिलेटेड हो, जहां पर हवा का आवागमन अच्छे से हो। फिर उसको बैठने के लिए हम समतल स्थान पर किसी ब्लैंकेट या चटाई पर बैठने को कहेंगे, और अगर रोगी ने स्नान कर लिया हो तो और भी अच्छा है, जिससे कि उसके शरीर में एक लचीलापन और ताजगी बनी रहेगी। कपड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो हम उस रोगी से कहेंगे कि वो सूती, कॉटन के और लाइट लूज कपड़े पहनकर योगाभ्यास करे, जिससे कि उसको अच्छा लगेगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ कोविड के पेशेंट्स में, कि जब शरीर का तापमान सामान्य हो तभी योगाभ्यास कराया जाए। अगर 100 और 101 डिग्री टेम्परेचर बॉडी का बना हुआ है फ़ारेनहाइट, तो उस कंडीशन के अंदर योगाभ्यास को हमें टालना है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी अगर कम है तो उस समय भी हम उसको योगाभ्यास ना कराएं, उसको रुक कर कराएं, और हम योगाभ्यास को कोशिश करें कि एक बार सवेरे और एक बार शाम को खाली पेट कराने का प्रयास करें। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, योगाभ्यास के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें रोगी को कहना है कि वो नाक से ही श्वास प्रश्वास ले, जैसे कि हम पूरक रेचक कहते हैं। दूसरी चीज, जब वो हाथों की गति करे, मूवमेंट करे, तो वो बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल हो, मतलब धीमे धीमे बिना झटके दिए हुए उसको अपने हाथों पैरों की मूवमेंट करनी है। हेलो, आवाज कुछ डिस्टर्ब कर रही है बीच में। तिवारी जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी रोगी अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक योगाभ्यास करने का प्रयास ना करे और हम भी उसको अधिक दबाव ना डालें। और अगर किसी कारण से उसके शरीर में दर्द होता है या थकावट होती है तो उस योगाभ्यास को हम तुरंत बंद कर दें और उसके बाद उसको शवासन का अभ्यास कराएं। क्या आप लोग मेरी स्लाइड्स देख पा रहे हैं? मुझे पता नहीं है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको ब्रीफ में ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने स्लाइड शो में तो वो पिक्चर्स दिखा रखे थे, पर वो अब स्लाइड शो आप लोगों के सामने शायद शो नहीं हो पा रहा है। अगर मुझे परमिशन मिल जाती तो मैं उसको कंटिन्यू करता, अदरवाइज मैं वैसे ही आगे बढ़ूंगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो शवासन के अंदर इंसान को लिटाना है रोगी को, पैर फैले हुए हों, हाथ आसमान की तरफ हो, और उसको डीप ब्रीदिंग करानी है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करानी है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स कर सके। तो इस शवासन का अभ्यास हम रोगी के थक जाने पर बीच में, अथवा एक योगासन के अभ्यास के बाद और दूसरे को शुरू करने के पहले, अर्थात इंटरवल में। धीरेन्द्र, इसको शेयर नहीं करा सकते क्या? मैम वो शेयर करके शो कराए, बगैर उसके उतना समझने में दिक्कत रहेगी। अरुण आपने शेयरिंग राइट्स दे दी है? आपने शेयरिंग राइट्स दीजिए और शेयर कराइए, या आपने ले लीजिए और शेयर कराइए। अरुण जरा थोड़ा सा आप या तो गाइड कर दें कैसे करना है उसको, और या मैं फिर आपको ये भेजता हूँ, फिर आप वहीं से शेयर कर देंगे। सर ये स्लाइड मेरे द्वारा आपको भेजी गई हैं, पहले भी भेजी जा चुकी हैं। अगर आपको दोबारा चाहिए दोबारा भेज दूं। आप मुझे दे दो शेयरिंग राइट्स। ओके, दोबारा भेजूं क्या सर मैं आपको? नहीं ठीक है सर, तब आप थोड़ा सा प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए, विल जस्ट अरेंज, है ना?
सर मैं सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है, दोबारा से बोलिएगा, आपने क्या कहा मुझे? डॉक्टर साहब आप 2 मिनट कंटिन्यू कर लीजिए, विल जस्ट सॉर्ट इट आउट। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जहां था वहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। जी सर, तो शवासन के अंदर इस तरीके से इंसान को जब भी जरूरत पड़े एक आसन से दूसरे आसन को प्रारंभ करने के बीच में इंटरवल के अंदर 1 मिनट के लिए कराया जाना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर जब हमने पेशेंट को 10 मिनट का प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करा लिया या आसन का अभ्यास करा लिया, तो उसके बाद हम ये प्रयास, अगर रोगी आपसे हमसे पूछता है कि क्या मैं इसके कितनी देर पर नहा सकता हूँ, कितनी देर बाद खाना खा सकता हूँ, तो उससे कहिए कि कम से कम वो 30 मिनट का गैप ले और खाने के अंदर वो जो भी खाना खाए वो लघु और सुपाच्य हो, मांसाहार का सेवन ना करे, मदिरा का सेवन ना करे, तेल, मिर्च और मसालों का सेवन ना करे, जिसे कि हमने योग की भाषा में मिताहार कहा है। वैसे तो मिताहार केवल 2 टाइम लिया जाना चाहिए, पर यहाँ पर रोगी को प्रोटीनस डाइट लेने के लिए कहा जा सकता है, जिससे कि उसकी व्याधि क्षमता बढ़ सके, इम्यूनिटी बढ़ सके। और ये जितने भी योगाभ्यास हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी एक्सपर्ट जो आप जैसे वॉलंटियर ट्रेनिंग के द्वारा तैयार हो रहे हैं उनकी देखरेख में ही करें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं इसके बाद जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, बीच में कुछ आवाज डिस्टरबेंस आ रही है बीच में, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अगर वो आवाज बंद हो जाए तो मुझे कंफर्टेबल रहेगा। अब मैं आगे कंटिन्यू करते हुए, जो 10 मिनट का प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के अंदर आसन, प्राणायाम और ध्यान बताया गया है और मैं केवल प्राणायाम पर चर्चा कर रहा हूं। इस प्राणायाम के अंदर 3 शिथिलीकरण आसन हैं या अभ्यास हैं, जिन्हें कि हम सूक्ष्म व्यायाम भी कह सकते हैं, जो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हैं। वो 3 है ग्रीवा संचालन, मतलब नेक की एक्सरसाइज, शोल्डर्स की एक्सरसाइज जिसे हमने स्कंद संचालन कहा है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज या लोअर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज जिसको कि हमने घुटना चालन से संबोधित किया है। मैं सबसे पहले आप उनके बारे में बता रहा हूं। तो ग्रीवा संचालन के अंदर रोगी को सीधा खड़ा होने के लिए कहें, वो सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाए और वक्ष प्रदेश से बॉडी को टच करने का प्रयास करे। फिर सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाए और गर्दन को बैक साइड में जब लेकर जाएगा तो सांस लेते हुए जाएगा। इसके बाद बाएं कान की तरफ अपनी गर्दन को मरोड़े सांस छोड़ते हुए और ऊपर वापस आए और दाईं तरफ कान को छोड़ते हुए जाए। इस प्रकार से लेफ्ट और राइट नेक की मूवमेंट्स करेगा। इसके बाद गर्दन की ट्विस्टिंग करेगा, उसमें लेफ्ट साइड में मूवमेंट देगा, राइट साइड में मूवमेंट देगा। जब ये तीनों मूवमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम रोगी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के समान और उसकी विपरीत दिशा में गर्दन को धीरे धीरे मूवमेंट करने के लिए कहेंगे। इसमें श्वास प्रश्वास का ध्यान रखा जाएगा। योगाभ्यास में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब शरीर को संकुचित करते हैं उस समय एक्सहेल करते हैं, अर्थात सांस को बाहर निकालते हैं, और जब हम शरीर को एक्सटेंड करते हैं उस समय हम इनहेल करते हैं, जिसे कि पूरक कहा गया है योग की भाषा में। तो ये हमेशा ध्यान रखते हुए ही योगाभ्यास में रेस्पिरेशन के बारे में ध्यान रखते हुए रोगी को समझाना है। जब हम ये चारों ग्रीवा चालन कर लेंगे तब हम दूसरी अवस्था पर जाएंगे। इसके फायदे ये हैं इस ग्रीवा चालन के कि ब्लड सर्कुलेशन जो गर्दन के एरिया का है वो इंप्रूव होता है, गर्दन की जो मसल्स है उनमें ताकत आती है और स्ट्रेस जो तनाव है वो इंसान का कम होता है। इस अभ्यास को जिन लोगों को चक्कर आते हैं, जिसे कि चिकित्सकीय भाषा में वर्टिगो बोला गया है, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है जिन्हें हाइपरटेंशन कहा गया है, या जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उन लोगों को सोच समझकर करवाना है अथवा नहीं करवाना है। ये सभी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, वो है स्कंद संचालन, जिसमें हम शोल्डर्स की मूवमेंट कराते हैं। शोल्डर की मूवमेंट कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले रोगी को सीधा खड़ा कर दें, उसके हाथ नीचे की तरफ घुटनों की तरफ लटके हुए हो, फिर वो हाथों को फैलाते हुए आसमान की तरफ अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएगा और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएगा। जब थोड़ी देर रुकने के बाद, जैसे पीटी में किया जाता है। आवाज नहीं आ रही मुझको, तो मैं आवाज चालू करना चाह रही हूँ तो वो नहीं निकल रही। हेलो, आने लगा, स्लाइड शेयर होने लगे। मैडम दूसरी मैं यहाँ पे मैं डर गई। प्लीज, मुझे एक आवाज डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा सा बंद कर लें आप लोग। इसके बाद अब हम हाथों को नीचे लाते हैं और इस प्रकार से 3 से 5 बार तक हाथों की मूवमेंट फैलाकर करते हैं। अब स्कंद संचालन के अंदर हम हाथों को, उंगलियों को कंधे के ऊपर रखकर
कोहनियों को दोनों को आगे की तरफ सीने के करीब मिलाते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स देते हैं। ये शायद आप ठीक से समझ इसलिए ना पा रहे हो क्योंकि मैं जो स्लाइड शेयर में आपको फोटो दिखाना चाह रहा था वो दिखाना पाने में असमर्थ हूं, और इसलिए माफी चाहूंगा आप लोगों से, पर मैं प्रयास करता हूं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का। तो इस तरीके से शोल्डर्स की मूवमेंट्स हम हाथों को रोटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए करते हैं, और इसमें सांस का भी ध्यान रखते हैं। जब हाथ आगे की तरफ आते हैं उस समय सांसों को हम बाहर की तरफ निकालते हैं, और जब हाथ पीछे की तरफ जाते हैं तो हम सांस को इनहेल करते हैं। इसका फायदा ये है कि हमारे शोल्डर्स की मसल्स के अंदर ताकत आती है, जो हमारा वक्ष प्रदेश है, सीना है, उसके अंदर एक रिलैक्सेशन डेवलप होता है, और जो थ्रेशोल्ड है रेस्पिरेशन का वो और ज्यादा बढ़ता है और स्ट्रेस लेवल घटता है। इसको ना कराने वाले रोगी हैं जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो या गर्दन के अंदर दर्द रहता है जिसे कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, उन लोगों को नहीं कराया जाना चाहिए। अब मैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ आ रहा हूँ, लोअर पार्ट की तरफ। यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम के नाम पर घुटना चालन की प्रक्रिया कराई जाती है, जिसमें कि सीधे खड़े होकर घुटनों को मोड़ते हुए शरीर को नीचे की तरफ लाते हैं, जैसे हम किसी कुर्सी पर बैठते हैं, और हमें शून्य में, जीरो में रहकर घुटनों के बल हवा में बैठना होता है। हाथों को सीधा रखना होता है, हाथों के तलवों को जमीन की तरफ रखते हैं। जब पैर कांपने लगते हैं, थकान होने लगती है, तो फिर हम सांस लेते हुए ऊपर की अवस्था में नॉर्मल खड़े हो जाते हैं। ये अभ्यास जब भी हम बैठते हैं तो सांस छोड़ते हुए करते हैं। इसका फायदा ये है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन शरीर के निचले हिस्से का इंप्रूव होता है, और जो निचले हिस्से की और स्पाइन की मसल्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, और लोअर बैक जो कमर के निचले हिस्से के अंदर दर्द होता है ये उसको समाप्त करता है। और जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, जो लोग बुजुर्ग हैं, वो इसका अभ्यास ना करें या देखरेख में करें। और दूसरा वेरिकोज वेन्स, जिन लोगों की काफ मसल्स के पीछे की ओर नीले रंग की वेन्स उभर कर आ जाती हैं, उन लोगों को वेरिकोज वेन्स होती हैं और उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं कराना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने शिथिलीकरण के 3 अभ्यास आप लोगों को बताए। अब इसके बाद मैं आसन के ऊपर आ रहा हूं। इसको करा लेने के बाद हम 5 आसन का अभ्यास रोगियों को कराएंगे जो प्रोटोकॉल के तहत है। इनमें से 2 आसन है जो खड़े होकर किए जाने वाले हैं, जिनका नाम है ताड़ासन और अर्धचक्रासन। एक आसन है जो बैठकर किया जाता है जिसका नाम है शशांकासन, और 2 लेटकर आसन किए जाते हैं। उनमें से एक का नाम है भुजंगासन और दूसरे का नाम है पवन मुक्तासन। भुजंगासन पेट के बल प्रोन पोजीशन में किया जाता है, और पवन मुक्तासन पीठ के बल लेटकर सुपाइन पोजीशन में किया जाने वाला आसन है। अब मैं इन 5 आसनों के बारे में आपको इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और विधि, मेथड क्या है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो ये ताड़ासन जिसका कि आप फोटो देख पा रहे हैं, इसमें इंसान को अपने शरीर को ताड़ के वृक्ष के समान ऊपर की ओर खींचना है, और इसके लिए आप सीधे खड़े होकर पहले हाथों को, दोनों उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाकर आसमान की ओर हथेलियों को कर लेते हैं, और धीरे से पंजों की ताकत से टोस को, मतलब एड़ियों को ऊपर की तरफ जमीन से उठाते हैं, और कोशिश करते हैं जितनी देर आप पंजों के बल खड़े रह सकें संतुलन बनाकर। इस आसन का करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके शरीर में संतुलन पैदा होता है, बैलेंस की आपको प्रैक्टिस बनती है, शरीर की शेप अच्छी होती है, और साथ में जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनको लंबा करने में सहायक है। और इसके साथ साथ ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है, और रेस्पिरेशन के अंदर भी ये बहुत सहायक है। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है और रेस्पिरेशन के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उनको ये फायदा देने वाला है। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, लो बीपी है, वेरिकोज वेन्स है, रात को नींद नहीं आती जैसे हम इंसोम्निया कहते हैं, सर में दर्द रहता है जैसे हम माइग्रेन कहते हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल्स जो गर्भावस्था है उसमें हमें देखरेख में ही कराना चाहिए। खासकर उन महिलाओं चुका है उनको भी इस आसन को कराने में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मैं दूसरे आसन पर आ रहा हूं खड़े होने वाले, वो है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के अंदर हम खड़े होकर दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा एक आधा फीट का गैप कर लेते हैं। हाथों को कमर की तरफ पीछे की ओर ले जाते हुए चक्राकार पीछे की तरफ झुकते हैं, और हम आसमान की तरफ देखने का प्रयास करते हैं सांस छोड़ते हुए। जितनी देर रुक सकते हैं वहां पर रुकते हैं। इस पोस्चर का नाम है अर्धचक्रासन, और इसके फायदे ये हैं कि इससे डीप ब्रीदिंग को ये प्रमोट करता है, इससे आदमी डीप ब्रीदिंग करने में सहायक है ये, और गर्दन और बैक की मसल्स को ये पावरफुल बनाता है, स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को ये फ्लेक्सिबल बनाता है। पर जिन लोगों को कभी कोई चोट लगी है उनको उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ चक्कर आने वालों को,
ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होने पर या प्रेग्नेंट वीनस के कंडीशन में हमें इसका ध्यान रखना है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट आसन पर आ रहा हूं, जो कि बैठकर किए जाने वाला आसन है। ये इस आसन का नाम है शशांक आसन। शशांक का मतलब होता है खरगोश, रैबिट। तो इसमें रैबिट के समान शरीर को हम आगे की तरफ झुकाते हैं और ये तनाव को दूर करने वाला आसन माना गया है। कोविड के पेशेंट्स में जो तनाव होता है उसको दूर करने में ये काफी सहायक है और रेस्पिरेशन रेट को भी इंप्रूव करता है। रेस्पिरेशन की जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है उसको भी बढ़ाने में सहायक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठ जाना है, क्योंकि योगाभ्यासी हैं तो सभी लोगों को पता है कि वज्रासन में किस तरीके से पैरों को घुटनों को मोड़कर बैठा जाता है। पहली स्टेप में वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद पैरों के घुटनों को फैलाते हुए हाथों को आसमान की तरफ कंधे के ऊपर ले जाकर आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए झुकते हैं और जमीन पर माथे को टेकने का प्रयास करते हैं और हाथों की हथेलियां भी जमीन पर लगा लेते हैं। धीरे धीरे सांस लेते रहते हैं, पर पहले जितनी देर तक आप अभ्यास कर सकते हैं 15 से 30 सेकंड तक इस अभ्यास को करें और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाएं। अरुण थोड़ा आगे चले जाइए। अरुण, डॉक्टर साहब ये शायद स्क्रीन शेयर होने लग गई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप स्क्रीन नंबर 1 से एक बार बाकी आपने बता तो दिए हैं, तो एक बार फास्ट थोड़ा सा उसको आप कर दीजिए। मैं जरूर करता हूँ। अरुण आगे बढ़ा दीजिए प्लीज। अरुण सर बढ़ाते जाएंगे, मेरे को कमांड नहीं मिल पाई है, कमांड मुझे नहीं मिली है सर। जो स्क्रीन राइट सर, अब आ गया है सर। तो ये अभ्यास मैंने आपको जो बताया थी शुरू में कि क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये फोटोग्राफ शवासन का था। अब इसके बाद ये ग्रीवा सर इको आ रहा है, बहुत ज्यादा इको और डिस्टर्बेंस है सर इस समय। हाँ अब आवाज कम। अरुण सर आपका अपने को म्यूट कर लीजिएगा और अरुण थोड़ा सा जरा सा डॉक्टर साहब जब बोले तब नेक्स्ट करें, तब आप आगे चलिएगा, वापस चले जाइए पीछे। डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार आगे बढ़िए। पर इको बना हुआ है। डॉक्टर साहब आप एक एक स्लाइड को बोलते जाइए, तब ये अरुण लगाता जाएगा। स्कंद संचालन ये ऐसे है ना, पूरा एक बार रिवाइज करें। ये पहला मैं जो शिथिलीकरण के आसन में सबसे पहले ग्रीवा संचालन दिखा रहा हूँ, जिसमें नेक मूवमेंट्स की जानी है, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, उसके बाद ट्विस्टिंग और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने आपको बताया था। ये ग्रीवा संचालन के फोटोग्राफ्स हैं जो स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ वही लिखे हुए हैं, ये आप आराम से बाद में देख सकते हैं क्योंकि आपको कॉपी मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब ग्रीवा संचालन के बाद मुझे नेक्स्ट स्लाइड दें जो कि स्कंद संचालन की है। स्कंद संचालन के अंदर ये शोल्डर मूवमेंट्स हैं। इसमें पहली स्टेज के अंदर हाथों को आपने इस तरीके से किया और इसके बाद इनको ट्विस्टिंग करते हुए मूवमेंट्स दे रहे हैं और इस आसन का अभ्यास आपको स्कंद संचालन के रूप में करना है, जो कि शिथिलीकरण का अभ्यास है। इसके इंडिकेशन की और कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पर मेंशन है। अब थर्ड दिखाने का प्रयास करें प्लीज, घुटना चलन वाला। नेक्स्ट, थैंक यू। इस तरीके के पोस्चर में हमें हवा में बैठने की कोशिश करनी है, जिससे कि लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लाभ क्या है वो आप सामने देख सकते हैं और आप बाद में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब मैं आ रहा हूं आसनों के ऊपर ताड़ासन, जिसके अंदर आदमी को ताड़ के समान, वृक्ष के समान ऊपर की तरफ शरीर को खींचना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि पैर की एड़ियां जो ब्लू लाइन में आप ब्लू एरो से देख पा रहे हैं, एड़ियों को ऊपर उठाकर रखना है, हथेलियां ऊपर की तरफ रखनी है और इतने समय तक करें जिससे कि आपके शरीर में कंपन होने लग जाए और आपका बैलेंस डिस्टर्ब होने लग जाए, तो आप नीचे आ जाएं और एड़ियों को जमीन पर रख लें। तो ये ताड़ासन था जो खड़े होकर करने वाला आसन है। इसके बाद नेक्स्ट है अर्धचक्रासन। नेक्स्ट प्लीज, ये आसन जो मैंने आपको बताया कि शरीर को किस तरीके से आधे पहिए के समान पीछे की तरफ मोड़ते हैं। हाथों को हमने कूल्हे के ऊपर रखा, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ा और सांस को छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ गए, वहां पर रुके और सांस लेते हुए हम वापस शरीर को ले आते हैं, जिससे कि अर्धचक्रासन का अभ्यास पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसके बाद मैं आपको जो शशांक आसन, जिसे कि हेयर पोस्चर कहते हैं, रैबिट पोस्चर कहते हैं, उसके बारे में बता रहा था। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हम वज्रासन में बैठ जाते हैं और इस आसन में बैठने के बाद हम पैरों को फैला लेते हैं, जैसा कि आप दूसरे मुद्रा के अंदर देख पा रहे हैं। हाथों को आसमान में ऊपर की तरफ ले जाते हुए आगे की तरफ झुकाते हैं और नाक को और माथे को जमीन से टेकने का प्रयास करते हैं सांस छोड़ते हुए। जितनी देर रुक सकते हैं रुकते हैं और इसके बाद फिर हम वापस पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। ये शशांक आसन था जो कि तनाव दूर करने में बहुत ही लाभकारी है। इस अभ्यास को बड़ी आसानी से कराया जा सकता है, किंतु जिन लोगों के घुटने में दर्द की तकलीफ है वो इस अभ्यास को कर पाने में समर्थ नहीं होते। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं नए आसन नेक्स्ट पर आ रहा हूं शशांकर आसन के बाद।
प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेट कर किए जाने वाले भुजंगासन पर। इसका नाम भुजंगासन इसलिए है क्योंकि इसको कोबरा पोस्चर इंग्लिश में कहते हैं। जिस तरीके से नाग अपना फन ऊपर फैलाता है, इसी तरीके से हम पेट के बल लेटकर पैरों की उंगलियां और एड़ियों को जोड़कर हम शरीर को, हाथों को कमर और शोल्डर के बीच में लाकर अपनी ताकत से ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करते हैं और आसमान की ओर देखने की कोशिश करते हैं। ये अभ्यास हम सांस लेते हुए करते हैं और इस पोस्चर में उतनी देर तक रुकते हैं जितनी देर हमारा शरीर साथ देता है या हम कंफर्टेबल वे में कर सकते हैं। इस भुजंगासन को करने के सबसे ज्यादा जो फायदे हैं वो ये है कि जो महिलाओं के अंदर मासिक धर्म की समस्या अथवा महिलाओं से संबंधित कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनको दूर करने में सक्षम है। ये शरीर की एब्डोमिनल मसल्स को और बैक मसल्स को स्ट्रेचिंग देने वाला है और कमर को ताकत देने वाला है। साथ ही साथ ये लंग्स कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। हमें किन लोगों को इस आसन को नहीं कराना चाहिए? जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, पेट में हर्निया की तकलीफ है या किसी प्रकार की उदर में एब्डोमिनल इंजुरी हो चुकी है, उसको भुजंगासन का अभ्यास नहीं कराया जाता। ये लेटकर किए जाने वाला पहला आसन है। और अंतिम आसन जो कि सुपाइन पोजीशन में कराया जाएगा, अब मैं उसको आपको दिखाऊंगा। प्लीज अगली स्लाइड ले लीजिए पवन मुक्तासन की। डॉक्टर साहब एक काफी जिलों से प्रश्न ये आया कि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि गर्भवती हैं और वो कोरोना पीड़ित हैं, तो एक बार आप प्लीज वो भी बता दीजिएगा कि इस प्रकार के कौन से आसन है जो उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मना है। सर, मैंने 3-4 आसनों के बारे में इनमें बताया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने पवन मुक्तासन खुला हुआ है, मैंने इसके लिए मना किया है। भुजंगासन जो इससे पहले बताया उसके लिए मना किया है। और खासकर सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब तीसरे महीने से लेकर 9वें महीने तक गर्भावस्था के अंदर हमें बहुत ही सोच समझ कर अभ्यास कराना है, अन्यथा ना कराएं। मैं यही चाहूंगा कि थर्ड मंथ के बाद ये लोग ना ही कराएं, क्योंकि पर्सनल अटेंशन देकर अभ्यास कराया जाना संभव है पर 10 लोगों के साथ कराया जाना कठिन है। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल जो सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में चल रही हैं, उनमें भुजंगासन, पवन मुक्तासन, शशांकासन ना कराते हुए केवल और केवल शिथिलीकरण के अभ्यास करा दिए जाएं और ताड़ासन अगर संभव हो तो कराएं, अदरवाइज वो भी ना करें, क्योंकि हम लाभ देने के लिए रोगी को चले हैं। थैंक यू। कैन आई कंटिन्यू? यस, पवन मुक्तासन। थैंक यू। अब मैं पवन मुक्तासन की बात कर रहा हूँ। इसका नाम ही पवन को मुक्त करने वाला आसन है। शरीर के अंदर जो वायु का प्रकोप है उसको निकालने के लिए इस आसन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम पवन मुक्तासन है। इसके अंदर विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि इसको खाली पेट ही करें। किसी भी कीमत पर अगर 2 घंटे पहले भी अगर खाना खाया है तो अवॉइड करें इस आसन को कराने के लिए। और इस आसन के अंदर पीठ के बल लेट जाते हैं, पैर सीधे कर लेते हैं। इसको एक पाद पवन मुक्तासन भी कराया जाता है और द्विपाद भी कराया जाता है। तो इसके अंदर एक पैर को जब उठाते हैं पहले घुटना मोड़ते हुए, फिर दूसरे पैर को घुटना मोड़ते हुए उठाते हैं और दोनों हाथों से घुटनों को, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, जकड़ते हुए गर्दन को उठाकर नाक को कोशिश की जाती है घुटनों से टच करने की। और जब ये अवस्था में हम आगे की तरफ झुकते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए इस प्रक्रिया को किया जाना है। और इसका लाभ ये है कि ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स के स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाला है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और भूख को बढ़ाने वाला है और जितने भी स्पाइन की मसल्स हैं उनको ताकतवर बनाता है। इस आसन को सावधानियां ये है कि हर्निया के रोगी को, किसी को स्पाइनल इंजुरी है, प्रेग्नेंट वीमेन है और अगर खाना खा लिया है तो उसको ना कराएं। मेरा आप सभी वॉलंटियर से निवेदन है कि ये सारे आसन सभी रोगियों को कराए जाएं, ऐसा आवश्यक नहीं है। और इसके बीच बीच में अगर पेशेंट को थकान महसूस होती है तो शवासन का अभ्यास उसको जरूर कराएं, जो उसके लिए लाभकारी रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और सभी की निरोगी और सुख से आने की कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार। द्विवेदी जी अगले स्पीकर को बुलाएंगे जी। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर चारू को हम निवेदन कर लेते हैं कि वे कृपया प्राणायाम के बारे में हमको जानकारी दें। डॉक्टर चारू। सर नमस्कार, मुझे स्लाइड शेयर कर दे दीजिए ऑप्शन। अरुण, आपके पास जो मैंने स्लाइड्स अभी भेजी हैं वो आपके पास सारी स्लाइड आपकी खत्म हो गई हैं क्या? तृप्ति जी, दरअसल हमारे पास एक्चुअली स्लाइड्स जो है
मेरे को एक मिली थी, मैंने, आपके पास है क्या अभी? स्लाइड है अभी, शेयर कर दो आप उसको। जी सर, एक पेज होगा सर बस, ओके, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा बस। हाँ सर, चेक। रिस्पेक्टेड प्रमुख सचिव महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त महोदया, लोक शिक्षक विभाग, एंड प्रिंसिपल सर एंड भारतीय योग एसोसिएशन कोऑर्डिनेटर एंड आर्ट ऑफ लिविंग कोऑर्डिनेटर्स, इसके साथ ही योग प्रशिक्षक बंधु, मैं डॉक्टर चारू बंसल आज प्राणायाम से संबंधित कोविड में क्या उसकी आवश्यकता है और आपको उसको कैसे कराना है इसके संबंध में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कोविड है इसमें जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है उसमें उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितना कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट में है, और योग को जो हमने इसमें ऐड करने की कोशिश की है उसका मेन एम ही यही है कि हम रोगी को हॉस्पिटलाइजेशन होने से रोक सकें। और हम जान रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का मेन कॉज होता है हमारे लंग्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाना जिसके कारण ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो पेरिफेरल ऑक्सीजन कैपेसिटी कम है, या हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के लेवल पे हम सिर्फ आज की डेट में बात कर रहे हैं, तो जब वो परसेंटेज हमारा 95 के नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है तो पैनिक स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद 90 के नीचे आने पे तो हम हॉस्पिटलाइजेशन की पूरी तैयारी कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब कोविड-19 से पेशेंट ग्रसित होता है तो लंग्स में कई प्रकार के इन्फ्लेमेशन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें कई प्रकार के इन्फ्लेमेशन पहले स्टार्ट होते हैं, एंड वो इन्फ्लेमेशन के साथ में कई प्रकार के सिक्रेशंस भी स्टार्ट होते हैं, एक्सुडेट्स होते हैं, लिम्फोडेनोपैथीज होती हैं, और अगर हमने उसको वहीं पे कंट्रोल नहीं किया तब फिर वो लोअर जो हमारा लंग है उसको कैच करना स्टार्ट करता है, या लोअर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कैच कर लेता है, एंड फिर उसके बाद ओपेसिटी, या कहना चाहिए कि जो भी हम कह रहे हैं पैच के फॉर्म में हम बात करते हैं, वो कंसोलिडेशंस वो स्टार्ट हो जाते हैं, निमोनिया स्टार्ट हो जाता है, एंड पेशेंट सीवियर, क्योंकि वंस लंग्स हमारे एक फुग्गे की तरह होते हैं जो कि एयर को वेंटिलेशन करके पूरे शरीर में मेरे ऑक्सीजन जो मुझे चाहिए वो उसका एक ही साधन है, वो है लंग्स, वो एक फुग्गी की तरह काम कर रहा है। हम इनहेल करते हैं, लंग्स में वो एयर जाता है, लंग्स के सराउंडिंग में उसके एनाटॉमी में कई प्रकार के ऐसे छोटे छोटे एल्विलाई के नाम के चैनल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो कि उस हवा जो हम लेते हैं उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन को ही स्लिप करके ब्लड के थ्रू, हमारे वहां पे बहुत हाई ब्लड कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनसे लेके और उसको हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एक सेल तक। तो जब तक हमारे शरीर में उसका लेवल प्रॉपर रहता है, क्योंकि वो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसको कैच करता है और उसको सर्कुलेट करवाता है, जब तक उसका एक अच्छा परसेंटेज या उसका सैचुरेशन होता है तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारे बहुत सारा इम्यूनिटी लेवल भी बना रहता है। लेकिन जैसे ही वो डाउन होता है तो फिर हम डिजीज की सीवियरिटी की तरफ एंटर्ड हो जाते हैं। तो जितने भी होम आइसोलेटेड पेशेंट हैं वो भी सीरियस पेशेंट नहीं है, और उन पेशेंट्स को अगर हम कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स करवाते हैं जिनसे कि उनके लंग की कैपेसिटी, क्योंकि जितने भी ये कोविड पेशेंट होते हैं उनका धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन के कारण और निमोनिया हल्का से डेवलप होने के कारण लंग की कैपेसिटी खत्म होने लगती है, कम होने लगती है, और उसके कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है और फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट है। तो वहीं पे हमको लंग की कैपेसिटी को मेंटेन करने का प्रयास करना है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीजें, एनाटॉमी भी, जैसे कि हमारे लंग के साथ हमारे श्वसन संस्थान में काम आने वाली कुछ मसल्स जैसे कि एब्डोमिनल और डायफ्रेगमेटिक मसल्स, इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और प्राणायाम एक ऐसी विधा है जो कि बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करती है, इसकी नॉर्मल फंक्शन, हम जो मसल्स के फंक्शन जिससे कि हम श्वास अच्छे से ले सके उसको फैसिलिटेट करवाती है। इसीलिए स्टार्टिंग में जो हमको मॉड्यूल आपको बताना है उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम पेशेंट को बताना है, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले पेशेंट को थोड़ा सा एक्टिवाइज करना है। आप लोगों ने आजकल बहुत सारा देख रहे होंगे न्यूज में भी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में वो डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो डीप ब्रीदिंग एब्डोमिनल या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की वो बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो पेशेंट को डायरेक्ट नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले किए जाने वाली एक प्रोसेस है जिसमें हमको पेशेंट को ये सिखाना है विदाउट पैनिक हुए डीप इनहेलेशन विद बोथ नॉस्ट्रल, दोनों नासा से हमको श्वास लेना है एज मच यू कैन,
आप जितना उसको भर के ले सकते हो एंड उतना ही उसको धीरे 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 एक्सेल मतलब शरीर के बाहर भी निकालना है। तो श्वास को लेना एज मच विथ योर कैपेसिटी आप उसको लीजिए एंड एज मच योर कैपेसिटी आप उसको एक्सेल कीजिए। आपने देखा होगा, ये महसूस किया होगा कि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा एब्डोमेन अप डाउन नहीं होता है ना। तो उसका कारण ये होता है क्योंकि हम जो उसमें पे ब्रीदिंग नॉर्मली कर रहे होते हैं उसमें हम बहुत सारे हमारे जो डायफ्राम का ये मसल है उसको यूज ही नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर हमको एक्चुअल फायदा उठाना है तो इस डीप ब्रीथिंग का फायदा क्या होता है कि वो जो डायफ्राम एक डोम के शेप का लंग्स के नीचे एक मसल है, वो ब्रीदिंग फोर्सफुली जब हम इनहेल कर रहे हैं, डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो वो डाउनवर्ड जाता है। जब वो डाउनवर्ड मूव करता है तो जो हमारी कैविटी है उधर लंग्स के उधर वो बढ़ जाती है और लंग्स साइज में हम आसानी से उसको एक बैलून की तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। जब लंग्स को हम एक्सटेंड कर पा रहे हैं आसानी से तो उसके अंदर प्रेशर कम होता है और आसानी से एटमॉस्फेयर की एयर पैसिवली उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका एनाटॉमिक हमको फायदा, एनाटॉमी इसमें हल्का सा हमने चेंज करने से उसके अंदर एक्सेस ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए एयर को इनहेल कर पाते हैं। अब उसके बाद अगर हम उसमें पेशेंट को ये बोले कि धीरे धीरे वो कैपेसिटी इंक्रीज करे कि वहां रुकने की कोशिश करे उस एयर को, तो हम उतने मैक्सिमम समय तक वहां की जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसको वो एयर को फैसिलिटेट करवा पाते हैं जिससे वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो आसानी से वो ऑक्सीजन उसके ब्लड में आएगी और फिर वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर यूटिलाइज होगी सेल्स के द्वारा। तो इस तरीके से हम उसके स्ट्रेंथ प्राणायाम के द्वारा हम उन एब्डोमिनल एंड डायफ्राम के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं और उसको एनाटॉमिक हल्का सा एनाटॉमी की एक छोटे से चेंजेस के द्वारा लंग्स को इस लेवल पे ले आते हैं कि वो मैक्सिमम एयर को अंदर रिटेन करके उसको दे सके एयर को, ऑक्सीजन को, हमारे ब्लड सेल को। तो इसीलिए इस डीप ब्रीदिंग को पहले करवाना है जिसमें पेशेंट को सीखने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसको रिलैक्स्ड करके ये बोलना है आप एज मच यू कैन विथ बोथ नॉस्ट्रिल, दोनों नाक से आपको श्वास को लेना है। अगर आप रोक सकते हैं रोकना है एंड उतनी ही धीरे धीरे कैपेसिटी से आपको श्वास को जितनी देर तक आप निकाल सकते हैं आपको निकालना है। ठीक है, निकालने के प्रोसेस में जो ऐसे टॉक्सिक गैसेस हमारे मेटाबॉलिज्म से बनते हैं वो इस समय पे CO2 बाहर निकल जाता है, ये उसकी टेक्निक होती है। तो अपने पहले यहीं पे हमको फायदा हो गया। अब इसके बाद जब पेशेंट इसको अच्छे से कर लेगा तब उसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम सिखाना है जिसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के क्या फायदे होते हैं? नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम का मीनिंग है कि डॉक्टर साहब एक मिनट आपको रोकूंगा मैं। अरुण जी ये वाला नहीं, एक प्राणायाम का अलग है, इसको बाद में यूज करेंगे। इसको अरुण जब डॉक्टर तृप्ति करेंगी तब इसको करना है, अभी प्राणायाम वाला करिए। सॉरी मैम। हाँ कोई बात नहीं सर, उसमें ये फायदा होने वाला है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम सीधे हाथ की उंगलियों को और रिंग फिंगर को और अंगूठे को प्रयोग करते हैं नासा छिद्रों को बंद करने के लिए। और अब लेफ्ट हमेशा हम बोलते हैं लेफ्ट राइट, तो इससे याद करवाना है पेशेंट को कि उसको बाएं नाक से श्वास लेना है धीरे धीरे विद जितनी उसकी कैपेसिटी हो, विदाउट फोर्स लगाए हुए धीरे 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 उसको इनहेल करना है एंड राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे करके उसको एक्सेल करवाना है। ठीक है, तो ये हुआ आधा सर्कल अनुलोम। तो लेफ्ट से लिया मैंने श्वास को, श्वास लेने के बाद रिंग फिंगर से हमने उस नाक को बंद किया और राइट फिंगर से हमने श्वास को बाहर निकाला और उसके बाद थंब से हम उसको बाहर निकालने देंगे। इसके बाद अब हमने राइट से छोड़ा है तो राइट नॉस्ट्रिल से ही हम श्वास को अगेन लेंगे, थंब से उसको बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को आराम से बाहर निकाल देंगे। ये होगा पूरा एक सर्कल नाड़ी शोधन प्राणायाम का। तो बाएं से दाएं, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से ही लेना है और बाएं से छोड़ना है। ये एक सर्कल कहलाएगा नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ऐसे कई सर्कल उसको करने के लिए बोलना है। तो नेक्स्ट सर्कल अगेन बाएं नाक से स्टार्ट होगा, फिर दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से बाएं से छोड़ेंगे। इस तरह वो लगातार इस सर्कल्स को जब तक थके नहीं तब तक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में प्राणायाम एक ऐसी प्रोसेस है जिसका डायरेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर एक्शन होता है। तो कभी कभी पेशेंट्स आपको ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे श्वास को सिंपल लेने से ही मुझे चक्कर आ रहा है सर।
वहां पे पैनिक हुए बिना उनको ये समझाना है कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए, आप शवासन कर लीजिए 2 मिनट, रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ जाइए, देन अगेन स्टार्ट कर लीजिए। आप उसको दिन में कई बार भी कर सकते हैं। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि जब सॉलिड फूड या लिक्विड फूड भी हमने लिया है, अगर सॉलिड फूड लिया है तो कम से कम 1 घंटे तक, और अगर लिक्विड फूड है तो कम से कम 20 मिनट तक हम उस चीज को ना करें प्राणायाम को, ठीक है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम धीरे धीरे, पहले हमने इसमें कहीं भी एयर को हमने रिटेन नहीं किया, श्वास को कहीं रोका नहीं। जब पेशेंट बिना रोके हुए सीख जाए इस प्रोसेस को, तब नेक्स्ट डे आप उन्हें सिखाइए फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेके रोकिए। चारू जी एक बार प्लीज, चारू जी अब वो हो पा रहा है कि एक बार आप प्लीज एक बार दोबारा गाइड कर दीजिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम सर, ओके सर, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, ठीक है, उसके बाद रिंग फिंगर से उसे बंद करेंगे लेफ्ट नासा को, और रोकने की कोशिश करेंगे जितनी देर हम आसानी से रोक सकते हैं उस श्वास को, और फिर धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये आधा सर्कल हुआ। इसके बाद फिर 1 सेकंड रुकेंगे, देन राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे और उसको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, और फिर उसको हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाई नाक से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हमको श्वास को ले लिया तो उस नासा को जो है, जैसे लेफ्ट है तो उसको हम रिंग फिंगर से बंद करेंगे, अगर राइट से हमने श्वास ले लिया है तो उस नासा को हम थंब से बंद करेंगे। बस इतना से याद करना है, और हमेशा क्रम ऐसा याद करना है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। ये एक चक्कर होगा, एक साइकिल होगी अनुलोम विलोम प्राणायाम की। ऐसी कई साइकिल्स हम उनको करने के लिए बोल सकते हैं। कम से कम 5 मिनट, 3 से 5 मिनट आराम से पेशेंट करता है, और 1 से 2 दिन के बाद तो वो हैबिचुअल हो जाता है उसको करने के लिए। तो इसके द्वारा हम उसको बहुत सारे फायदे दे सकते हैं, बेनिफिट्स। इसके नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है उसको डाउन नहीं होने देता। जितना बॉडी में आए हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी जितने केमिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं उनको डिक्रीज करने में फायदा देता है, और हमारा बॉडी में अच्छे से वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाने के कारण, जैसे मैंने आपसे कहा था, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, जिसमें कि हम रिटेन कर रहे हैं जब ऑक्सीजन को, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसपोर्ट होगा एंड देन यूटिलाइजेशन होगा। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन, जैसे कि कोरोना के साथ मैडम ने कहा कि बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, और उसके कारण बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में बनते हैं, और हमारी बॉडी में उसको कम करने का टेक्निक होता है कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना। तो हम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके अपने आप को शांत या काम या एंजाइटी फ्री कर सकते हैं, या डिप्रेशन से अपने को दूर कर सकते हैं। तो ये खुद में अपने आप में एक ऐसी टेक्निक है ध्यान की, जिसके के द्वारा आप अपने लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ इसको भी आपको रिलैक्सेशन टेक्निक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये फास्ट रिकवरी में एक पेशेंट को बहुत फायदा करता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जब बॉडी में ये है तो एनर्जी भी आपको ये फील करवाता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी। हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करवा के रखता है, एंड कई बार अगर बहुत अच्छे से कंटिन्यू हम इसको करते हैं तो वेट के लिए भी ये फायदेमंद होता है। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से करके ये हमारा जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनमें भी ये फायदा करता है। इसमें किसी प्रकार का खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, किसी भी वर्ग के लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ जिन्हें एक्यूट अस्थमा का अभी प्रॉब्लम हुआ है या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट हैं, उनको इसको नहीं करना है। बाकी इसमें कोई भी मनाही नहीं है। हाँ, जब भी पेशेंट ऐसा फील करे कि उसे थकान हो रही है, आप रुक जाइए, नॉर्मल रेस्ट फेज में चले जाइए, इन एनी पोजीशन, आदर इन द सुखासन और जिस भी आप रिलैक्सिंग पोजीशन में उसमें चले जाइए, एंड देन अगेन आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे 5 मिनट के साइकिल अगर हम मॉर्निंग एंड इवनिंग हम उन्हें करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से हम उन्हें इस कोविड के समय होने वाले ये दोनों क्राइसिस, ऑक्सीजन एंड डिप्रेशन या एंजाइटी और एनर्जी, लो लेवल ऑफ एनर्जी, इन सबसे उन्हें बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब। चारू जी, हम थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं कि वो दरअसल पहले थोड़ा हमने कोशिश कर ली थी कि
हो जाएगा आपके स्तर से सारा वो, परंतु शायद वेबएक्स कोई एक नया एक माध्यम है तो कुछ शेयरिंग राइट्स देने के बाद थोड़ी दिक्कत आती है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत विस्तार से प्राणायाम को लेकर के आपने कहा है। अब मैं डॉक्टर तृप्ति जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ध्यान पर कृपया उनकी बात को रखें और उसका जो महत्व है। अरुण जी कृपया ध्यान का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कृपया उसको एक बार शेयर कर दें। जी सर। नमस्कार, respected dignities present here and yoga trainer, आज मैं आप लोगों को ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। ध्यान क्या होता है, ध्यान के फायदे क्या है और ध्यान क्यों और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं आप इन जनरल थोड़ा सा बात करूंगी। ध्यान का जो प्रयोग है वो भारत में प्राचीन काल से किया जाता है और ध्यान ये जो टेक्निक है वो अष्टांग योग का एक 7वां अंग माना गया है। नेक्स्ट, अब ध्यान क्या होता है? तो ध्यान का अर्थ है कि किसी भी एक विषय की धारणा करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है और इसके निरंतर अभ्यास के बाद मन को स्थिर किया जा सकता है जिससे मन शांत होता है, जिसकी आज कोविड के पेशेंट्स को बहुत ही आवश्यकता है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं? इससे ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है, अपने एकाग्रता बढ़ती है, अपना जो मनोबल है वो दृढ़ हो जाता है, मन को निर्विचार कर देता है ये, और एक तरह से मन पर हम काबू पा लेते हैं, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, इसके बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं, साकार ध्यान, निराकार ध्यान, ट्रांसडेंशनल मेडिटेशन एंड सो ऑन, बट हमें इन सब चीजों को अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो एक सिंपल ध्यान की प्रोसीजर है जो कि नॉर्मल व्यक्ति आसानी से कर सकता है, उसी पे हमें फोकस करना है। दूसरे ध्यान पे हमें यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कोविड पेशेंट के हिसाब से आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ध्यान करना है। नेक्स्ट, अब ध्यान करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या चीजें नहीं करनी है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हमें किस समय पे ध्यान करना चाहिए। तो वैसे तो हम ध्यान कभी भी कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा समय जो होता है वो सूर्योदय का समय या सूर्यास्त का समय है। मतलब सुबह का समय जो है सबसे अच्छा काल माना जाता है ध्यान करने के लिए। नेक्स्ट, अब किस जगह पे हमें ध्यान करना है? ध्यान हम किसी भी जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर पे भी कहीं कर सकते हैं, अपने टेरेस पे भी कर सकते हैं। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जहाँ थोड़ी शांति हो, वातावरण में शांति हो, ऐसी जगह पे हमें ध्यान का अभ्यास करना है। नेक्स्ट, अब ध्यान करते समय हमें किस पोजीशन में रहना है? तो ध्यान के समय हमें स्थिर बैठना है, शांति से बैठना है, जिससे कि इस तरीके से बैठना है कि जिससे रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहे, अपने कंधे और गर्दन विश्राम अवस्था में रहे और पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें आंखें बंद रखना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पद्मासन में बैठ के या वज्रासन में बैठ के ही ध्यान करें। और जो व्यक्ति अपने घुटने मोड़ नहीं सकता है, आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकता है, वह व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकता है। नेक्स्ट, ये एक मैंने पिक्चर शो हो रही है आपको, इसमें ध्यान किस पोजीशन में बैठ के करना है वो दिखाया है। सिर्फ जो व्यक्ति घुटने ना मोड़ पाए वो चेयर पे भी इसी पोजीशन में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान करते समय थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है कि ध्यान जो है हमेशा भोजन से पहले किया जाए ना। खाना खा के हम ध्यान नहीं कर सकते हैं।
और ध्यान के पहले जो है थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज करना है, जो कि हम हमारे प्रोटोकॉल में भी पहले बताया है कि शिथिलीकरण एक्सरसाइज करें, फिर आसन करें, फिर प्राणायाम करें एंड देन ध्यान करना है। तो उसी तरीके से हमें करना है कि पहले वार्म अप कर ले, उसके बाद प्राणायाम करें, फिर ध्यान करना है। नेक्स्ट, ध्यान के पहले गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, जो कि हम कर ही रहे हैं। पहले हम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद ही ध्यान करेंगे। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान करते समय हमारे जो वरीज हैं, टेंशन है, वो सारे हम निकालने की कोशिश करें और अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान जो है वो बना के रखें। नेक्स्ट, ध्यान खत्म होने के बाद तुरंत ही आंखें खोलने की जल्दी नहीं करना है। धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलना है और फिर वातावरण के प्रति सजग होना है। नेक्स्ट, ध्यान करते समय जो हम विचारों को बहुत अपने मन में जो बहुत सारे विचार आते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, उन सबको नहीं आने देने की कोशिश करना है। अपने मन को एकाग्र करना है और जिस चीज में हम ध्यान कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट, अब सबसे सिंपल जो ध्यान की एक टेक्निक है वो टेक्निक मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो कि योगा ट्रेनर्स जो है वो हमारे जो कोविड-19 पेशेंट्स, होम आइसोलेटेड पेशेंट्स है, उनको किस तरह से बताना है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि अपनी बॉडी को पहले स्ट्रेच थोड़ा सा करना है, शिथिलीकरण अभ्यास करना है और नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय हम जैसे सुखासन में बैठते हैं उसी तरह से इसमें बैठना है, बट कमर को सीधा रखना है, सीने को चौड़ा रखना है और अपने सिर को सीधा रखना है और आंखें बंद कर लेना है। नेक्स्ट, फिर धीरे धीरे सांस लेना है और छोड़ना है। धीरे धीरे सांस लेना है और छोड़ना है और अपनी श्वसन क्रिया पर ही ध्यान देना है। मतलब और किसी चीज पे हम ना ध्यान दें, अपनी श्वास की जो गति है उसी के ऊपर ध्यान देना है। हर गहरी सांस पर गिनते जाना है कि और इसी क्रिया को दोहराना है 5 बार 10 बार, मतलब जितने देर तक आप बैठ सकते हैं, एक कंसंट्रेट कर सकते हैं, उस तरीके से इसको करना है। अपनी श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और उसकी मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक बार बहुत तेज से सांस ली, बहुत तेज से छोड़ी, कभी धीरे धीरे ली, कभी धीरे जल्दी जल्दी छोड़ी, तो इस तरह से नहीं करना है। जिस एक लेवल मेंटेन करना है कि धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। ऐसा 5 बार 10 बार हम करना है। नेक्स्ट, फिर जब हम ये 5 या 10 बार कर लें या 1 मिनट से लेके हम 20 मिनट तक का टाइम इसमें हम स्पेंड कर सकते हैं। हमारे प्रोटोकॉल में 1 मिनट का समय ही दिया हुआ है, तो शुरुआत में पेशेंट्स को यही बताएं कि आपको ये प्रक्रिया है लगभग 1 मिनट तक करनी है। और जब हम ध्यान से बाहर आए तब एकदम से आंखें ना खोलें और एकदम से अपने फोकस पॉइंट से दूर ना करें अपने आप को। रिलैक्स रहे और श्वास धीरे धीरे ले और छोड़े और धीरे धीरे ही अपनी आंखें भी खोले। नेक्स्ट, इस तरह से ध्यान हमें करना है। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआती दौर में पेशेंट को रिलैक्स कराकर फिर उसको ध्यान कराना है, जिससे कि वह हो सकता है 1 मिनट तक ही ध्यान लगा सके, तो 1 मिनट का समय दे। वो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा भी सकता है अगर वो उसको पॉसिबल है तो। ठीक है, इसके फायदे, सबसे बड़ा फायदा इसका है कि ये तनाव को दूर करता है और जो भी हमारे बॉडी में हार्मोनल असंतुलन जैसी परेशानियां होती हैं उसको भी हटाता है। अपने मन में एक हैप्पीनेस की फीलिंग लाता है, शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है
और मानसिक स्वास्थ्य में भी ये लाभदायक है। नेक्स्ट, इसका साइंटिफिक बेसिस अगर हम जानना चाहें तो मेडिटेशन से क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स है स्पेसिफिकली लिम्बिक नर्वस सिस्टम में, इसको ये कंट्रोल करता है। और जो लिम्बिक सिस्टम है वो किसको कंट्रोल करती है, तो हमारे मेटाबॉलिक रेट को, जैसे जो हमारी बॉडी की चयापचय क्रिया होती है ना उसको, ब्लड प्रेशर को, रेस्पिरेशन को, हार्ट रेट को और हमारे इमोशंस को। और जो प्लेजर गिविंग हार्मोन्स है एंडोर्फिन और एंसिफेलाइंस, उनको वो भी सिक्रीट होते हैं। इसलिए कोविड पेशेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान करना। नेक्स्ट, अब ये कोविड पेशेंट को कैसे यूजफुल है। अभी जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है उसमें ज्यादातर जिनको कोविड हो गया है वो भी और जिनको कोविड नहीं हुआ है वो पर्सन्स भी स्ट्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेबल हो गए हैं, रेस्टलेस हो गए हैं और उनको एकदम असहाय सा फीलिंग होने लगा है। नेक्स्ट, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान करने से क्या होता है, तो जो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन नाम के जो एक तत्व होता है वो उनके लेवल्स अगर लो हो जाती हैं तब व्यक्ति जो है डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और ध्यान करने से ये जो सेरोटोनिन लेवल है या सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है और उससे ही वो उसी की वजह से हमारा मूड और बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो सेरोटोनिन के लेवल बढ़ेगी और जिससे हमें हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, कूलनेस की फीलिंग आएगी और ये हमें एक इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो जो कोविड पेशेंट्स हैं, होम आइसोलेटेड हैं, तो उनको आसन प्राणायाम के साथ साथ ध्यान कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं और उनको इस सिचुएशन से निकालने के लिए ध्यान जो है वो एक बहुत ही अच्छा साधन है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से ध्यान करना है। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः डॉक्टर तृप्ति जी द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, क्योंकि इस समय जो बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं हर प्रकार से, हर जगह से, मीडिया से भी और अड़ोस पड़ोस से, हर जगह इस प्रकार की समस्याएं सुनने में आ रही हैं जिस कदर लोगों की तबीयत खराब है। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं अपने आप को इस डर से और इस भय के माहौल से और खुद की कमजोरी के वातावरण से निकाल करके अपने आप को पुनः पुष्ट करने की, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी पुष्ट करने की जरूरत है। तो अभी चूंकि प्रश्नोत्तर सत्र हमने अभी थोड़ा बाद में रखा है, तो विभिन्न प्रश्न जो आएंगे, कुछ प्रश्न आए हुए हैं चैट बॉक्स में, और भी जो आवाज और भी लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया वो चैट बॉक्स में डाल दें। तो जो चैट बॉक्स में प्रश्न होंगे उनका जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे। मैं हमारे साथ डॉक्टर श्रीजी तेनगुरिया जो UNFPA की विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनको अब अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो जब बात करें, हमारे जो रोगी हैं जो कि होम आइसोलेटेड हैं, तो उनसे बात करते समय किस प्रकार से उनको टैकल करना है, उनकी समस्याओं से कैसे उनको बाहर लाना है और किस प्रकार से बातचीत का जो तरीका है, जो सॉफ्ट स्किल्स है वो क्या होने चाहिए, इन पर विषय रखने के लिए मैं डॉक्टर श्रीजी तेनगुरिया को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर श्रीजी जी, धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मैं वेरी गुड आफ्टरनून ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज। मैं श्रीजी तेनगुरिया एज अ काउंसलर उमंग किशोर हेल्पलाइन में हूँ। और आज क्योंकि अभी इस समय हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के वजह से शारीरिक परेशानियां तो जितनी हो ही रही हैं, उसके साथ साथ लोगों में डर, चिंता, असहायपन, चिड़चिड़ापन, ऊब, असुरक्षा की भावना, अकेलापन, वित्तीय हानि आदि बहुत सारे ऐसे नकारात्मक भाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता की भी जरूरत है। सर, ये पीपीटी शेयर हो जाएगा क्या? अरुण जी, अरुण कृपया पीपीटी शेयर करने के राइट्स देते मैम को।
अरुण जी सर, दे दिया सर राइट में, Yes, कर yes, सकते हैं yes. सर। अरुण जी, और अरुण जी यदि हो तो यदि मैम ना कर पाए तो गाइड भी कर दीजिएगा। सर ओके, हो गया, हो गया. हाँ नहीं, मुझे उन्होंने बताया, मैं नहीं कर पाया था जी। थैंक यू। So, एक मिनट. हाँ मैम, तो इसको अभी select कर लें। ओके ओके. जी मैम, ठीक ओके दिख सर, विजुअल है. जी मैम जी। जी क्लियर है। ओके ओके जी. तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से शारीरिक रूप से तो ये महामारी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित कर ही रही है लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो डर है, इसकी वजह से जो चिंता है, वो किस तरीके से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है, थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. देन हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऐसे लोगों से बातचीत की जाए जिससे कि वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, अपनी परेशानियां हम तक पहुंचा पाएं, और ताकि हम उनकी बेहतर मदद कर सकें. और साथ ही जो हमारी इस योग से निरोग कार्यक्रम का उद्देश्य है, उसको एक अच्छा वो देने के लिए सहायक रूप में कि किस तरीके से हमें बातचीत करेंगे तो वो और प्रभावी होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे. और क्या हमें ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं जो नहीं करनी है, और कौन सी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है कि ये चीजें हम करें उस समय. तो इन विषयों पर हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे हैं. कुछ कारक होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, समस्या हो गई इस समय स्वास्थ्य परेशान है. यदि किसी के यहाँ कोई व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति को भी हो रहा है तो वो बाकी पूरे परिवार एक समस्या में आकर खड़ा हो जाता है. साथ ही एक कोविड हो जाने का स्टिग्मा, उसको कोरोना से पीड़ित है या उस वजह से भी जो उसे प्रेशर झेलना पड़ रहा है, वो भी हम देख ही पा रहे हैं. साथ में आर्थिक संकट का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं या हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हो रहे. तो ऐसी चीजें लेकर भी लोग काफी परेशान हैं. साथ में अगर हम, और इन सारी चीजों का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिलता है. अप्रत्यक्ष रूप में देखें तो इन्फेक्शन का डर कहीं ना कहीं है. लोग बाहर अगर बहुत जरूरी है भी और जा भी रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक डर है कि कहीं हमें ना हो जाए. काम उन्हें करना ही है क्योंकि अपनी जो आय है, अर्निंग है, और बहुत सारे लोगों के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं काम का बोझ भी है उनके ऊपर. और साथ ही हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जानकारी है, हर चीज, मतलब कोरोना से जुड़ी हुई हर न्यूज पर उनकी नजर है, हर खबर पर उनकी नजर है. नया क्या हुआ है, क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, क्या किसके साथ कैसा हो गया है, किसका एक्सपीरियंस क्या रहा है, इन सारी चीजों, इन बातों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ रहा है. और आइसोलेशन, जो कि एक बाकी लोगों में ये बीमारी ना फैले, उसकी वजह से व्यक्ति को अलग रहना पड़ रहा है. बाकी लोगों से हटकर 14-15 दिन का जो पीरियड है जिसमें उसे अलग रहना है. तो क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको दूसरे लोगों के साथ कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होती हैं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं फुलफिल होती हैं. और ऐसे में जब वो अकेला है, आइसोलेशन में है, तो बहुत ज्यादा उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है. अब हम मानसिक स्वास्थ्य पर इन चीजों के प्रभाव को रोक तो नहीं सकते, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जिनका हम उपयोग कर सुरक्षात्मक कारक अगर हमें कहें, जिससे कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं. हम इस बारे में भी उनसे बात करें और उनके जो दिनचर्या है उसमें ये सारी चीजें हम
इंक्लूड करने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। तो इसमें एक तो फैमिली सपोर्ट की आप अपनी जो फैमिली है उससे जुड़े रहें। अगर आप ऐसे भौतिक रूप से उनसे दूर हैं लेकिन आप संचार के माध्यम से किसी भी माध्यम से उनसे कनेक्ट रहें। योग जिसके लिए कि अभी हमारा ये कार्यक्रम चल ही रहा है, जिससे कि व्यक्ति योग करे और उससे जो होने वाले फायदे हैं वो ले सके। तो इसके लिए आपको उन्हें मोटिवेट करना है, थोड़ा सा प्रेरित करना है, ये बताते हुए कि इसके क्या लाभ हैं, किस तरीके से आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये कार्य करेगा। सकारात्मकता, इस समय आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम लोग अगर उनके पास कोई भी ऐसी खबर आती है जो कि नकारात्मक है या किसी के बीमार होने की खबर है, किसी की डेथ होने की खबर है, तो उनसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं बजाय जो ठीक हो रहे हैं या स्वस्थ हो गए उनके आसपास उन लोगों को ना देखते हुए। तो थोड़ा सा एक ये दृष्टिकोण हमें उनमें डेवलप करना है होगा कि सारी चीजें ही ऐसा नहीं है कि वर्स्ट ही हो रही हैं या बुरी ही हो रही हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें होप दे सकती हैं आगे आने वाले दिनों के लिए। सेल्फ केयर के लिए, क्योंकि इस समय देखेंगे कि लोग अपनी बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं, मतलब इवन खाने पीने का जो मन नहीं है तो नहीं ध्यान रख रहे हैं, या बाकी सारी चीजें जो अपनी सेल्फ केयर के अंतर्गत आती हैं उन पर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि दिनचर्या में उनके शामिल है या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से खाना पीना खा रहे हैं, नींद ले रहे हैं या नहीं, व्यायाम कर रहे हैं या नहीं, इन चीजों से अवगत कराएं। साथ में प्रकृति से जुड़ना, कोई भी जो भी उनकी रुचि है उसके अनुसार वो उन कार्यों से जुड़ें जिससे कि वो बेहतर महसूस कर सकें। फिर अभी हम बात करेंगे कि जब हमें पहले दिन का कॉल करना है, बस आपके मतलब वैसे आपको यहाँ से जो प्रशिक्षण दिया गया योग का कि आपको क्या क्या चीजें बतानी है, तो आपके पास एक कंटेंट है कि आपको उनको किस ऑर्डर में क्या क्या चीजें बतानी है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि बातचीत का हमारा वे कैसा हो, किस तरीके से हम बातचीत करें जिससे कि व्यक्ति हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हो एटलीस्ट, और हम जो चीजें बता रहे हैं उनको वो समझने के लिए तैयार हो, करने के लिए तैयार हो, क्योंकि उनकी विलिंगनेस होना, उनकी चाह होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। तो जब हम बात करते हैं पहले दिन अगर हम कॉल करते हैं तो हमारे पहले दिन का उद्देश्य होगा कि हम उनसे अपना परिचय कर लें और साथ में एक मित्रवत संबंध स्थापित करें, एक रैपो बिल्ड कर लें जिससे कि वो व्यक्ति हमसे उतना ही कंफर्टेबल और सहज होकर बात कर सके। तो यहाँ पर आप ये जैसे फर्स्ट दिन आप अगर कॉल करते हैं तो आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी संस्था है, और आपके उद्देश्य, आपका उद्देश्य कि आपने कॉल उन्हें किस उद्देश्य से किया है, ये बताना बहुत बेहद जरूरी है। साथ ही आप देख सकते हैं कि क्या जिन व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो वही व्यक्ति हैं जिनको आपने कॉल लगाया नहीं, ये आप सुनिश्चित कर लें। आप सामान्य बातचीत के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे आप उस समय पूछ सकते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या आप निश्चित समय पर जो दवाइयाँ दी गई हैं वो ले रहे हैं या नहीं, खाना अच्छे से खा रहे हैं या नहीं, नींद आपको अच्छे से आ रही है या नहीं, आपके परिवार में और कौन कौन व्यक्ति है, और बाकी सब लोगों के बारे में भी कि उनका हेल्थ कैसा है, वो लोग अपना ध्यान रख रहे हैं या नहीं, आपको कितना कोऑपरेट करते। तो इस तरीके से आप उनकी सामान्य दिनचर्या के बारे में बातचीत करते हुए उनसे एक बेहतर मित्रवत संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे आप के द्वारा बताई जाने वाली जो आगे योग से जुड़ी हुई चीजें हैं वो उनको बेहतर तरीके से समझें और करने के लिए तैयार हों। और यहाँ पर उनकी सहमति लेना कि इस समय वो कॉल पर आपके साथ बातचीत करने या प्राणायाम करने के लिए तैयार हैं या वो किसी अन्य समय पर कंफर्टेबल महसूस करेंगे, सहज रहेंगे, तो ये पूछ लेना बेहद जरूरी होगा आपके लिए। तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम उनसे पहले सहमति लें। कई बार ये भी होगा कि व्यक्ति, क्योंकि इस समय बहुत सारे नकारात्मक मनोभाव उसके अंदर चल रहे हैं, तो किसी प्रकार की घबराहट हो रही है, परेशानी है, तो वो आपको बताने लग जाए कि
मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो हमें उस समय उसकी जो मनोभाव हैं उनको सामान्यीकृत करते हुए ध्यानपूर्वक सुनना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देखिए हमारा ये काम नहीं है कि हम आपकी परेशानी सुने। तो क्योंकि इस समय आप अगर उनको सुन भी लेते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि इस समय उनको सुनने के लिए कोई नहीं है। तो हम कोशिश करें कि यदि कोई व्यक्ति अपनी परेशानी के बारे में बात कर रहा है, घबराहट के बारे में बात कर रहा है, तो हम उसे धैर्यपूर्वक सुने। सामान्य दिनचर्या के बारे में बातचीत करते हुए आप अब फिर आपका जो पहले दिन का योग या प्राणायाम है, आप उसके बारे में उन्हें बता सकते हैं। आप उन्हें जो आपको दिया गए हैं निर्देश, उनके अनुसार बताएं और फिर उनसे एक बार पूछें जरूर कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ये कर पाने में कहीं उन्हें समस्या हो रही है तो हम उस समस्या पर भी बात करें वहीं पर, क्योंकि ये जरूरी है। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्तिगत अगर हम देखें तो उसे हो सकता है परेशानी महसूस हो रही है या नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ क्या चीज वो इम्प्रूव कर सकता है या क्या चीज उसमें ऐड कर सकता है जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके, इस विषय में भी अवश्य बात कर लें। अब फिर हम अगर देखें कि हमें कॉल अगर हम समाप्त कर रहे हैं, हमने उससे बेहतर तरीके से बता दिया है और साथ में ये भी सुनिश्चित कर लें कि जो चीजें हमने बताई हैं उनको उन्हें सही से सीख लिया कि नहीं, मतलब हमने जो बताया है वही सीखा है या उन्होंने कुछ और तो नहीं समझ लिया या उन्हें समझ में नहीं आया, ये चीजें सुनिश्चित कर लें। फिर आगे के कॉल के लिए, मतलब हम डे 2 के लिए, अगर हम दूसरे दिन के लिए पहले ही दिन उनसे बात कर लें कि हम किस समय पर बातचीत करें, तो उससे उनमें एक अलर्टनेस भी रहेगी, सजगता रहेगी कि अगले दिन हमें फिर से करना है, इस समय कॉल आएगा तो हम तैयार हैं। और मानसिक रूप से वो आपकी कॉल के लिए, आपकी एक्टिविटी करने के लिए तैयार रहेंगे। अब हम जब दूसरे दिन का कॉल लेते हैं तो दूसरे दिन हमें ये देखना है कि हमारा जो उद्देश्य होगा वो मनोसामाजिक तथा चिंता को कम करना है। हम बिल्कुल उनसे नॉर्मली अभिवादन करते हुए कॉल पर हम बात करें। ये हमेशा ध्यान रखें कि हमने अगर किसी व्यक्ति को समय जो दिया है हम उसी निर्धारित समय पर कॉल करें। इसके लिए आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि इस फला व्यक्ति को, मोहनलाल को मैंने कल के 8 बजे का टाइम दिया तो मैं उसी समय पर उस व्यक्ति को कॉल करूं। इसके साथ ही आप उन्हें ग्रेड करते हुए कॉल करें दूसरे दिन और पहले दिन का फीडबैक जरूर लें कि कल जो हमने एक्टिविटी की उसको फिर आपने कितनी बार दोहराया, क्या वहां पर आपको कोई कठिनाई महसूस हुई या आपको कैसा महसूस हुआ, तो जिससे कि वो उसके महत्व को भी समझेंगे कि हमें हाँ करना है ऐसे, या उन्होंने कोई कठिनाई अगर महसूस की है तो वो भी आपसे शेयर कर पाएंगे ताकि आप उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको सुलझा सकें। साथ ही आप बात करें उनके कि क्योंकि इस समय अगर वो आइसोलेशन में है या दूसरे लोगों से अलग हैं तो किस तरीके से वो बाकी लोगों से जुड़े रह सकते हैं या जुड़े हुए हैं, किनसे बातचीत हो रही है उनकी या नहीं, ये थोड़ा सा इस बारे में जरूर बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं ये आइसोलेशन या जो अलग रहने पर लोग काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो इस बारे में भी हमें उनसे यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। और फिर आप अपनी नेक्स्ट डे की जो दूसरे दिन की जो गतिविधि है उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा चिंता या घबराहट के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं तो आप उसे कुछ सामान्य टिप्स भी दे सकते हैं। जैसे आप ये जांचें कि क्या वो दिन भर ऐसा तो नहीं कि कोविड से जुड़ी खबरों में को ही देखता रहता है, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि अगर हम इस तरीके की खबरों से कम जुड़ें, उन्हें कम से कम देखें या नजरअंदाज करें तो ये जो घबराहट हमें हो रही है ये कहीं ना कहीं काफी कम हो जाएगी। व्हाट्सएप पर आ रही भ्रांतियों से दूरी बनाएं। कई बार वो सुन लेते हैं कि ये नहीं, ये करना है, इससे ठीक हो जाएंगे, ये मेडिसिन ले लो, ये इन चीजों से ठीक हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों के बारे में भी अवेयर करना है कि आप जो आपको चिकित्सकीय परामर्श दिया जा रहा है उसी के अनुरूप कार्य करें।
और हम उनको ये बात करें कि अगर आप किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों से इस समय बातचीत करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप कोविड के विषय के अलावा भी बातचीत करें, अपने मन में जो चल रहा है या आप जो परेशानी महसूस कर रहे हैं या आपने कुछ अच्छा अनुभव किया है, उन चीजों को भी आप शेयर करें दूसरे लोगों से, उन विषयों पर भी बात करें। समय पर और संतुलित आहार लें। हो क्या रहा है, कई बार जो व्यक्ति है वो सो रहा है तो पता चला 6-7 घंटे लेटा हुआ है, उसने कुछ भी नहीं खाया है, फिर उसने मतलब एक निश्चित समय पर डाइट नहीं ले रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक। तो हम उन्हें प्रेरित करें इस चीज के लिए कि आप समय पर आहार लें और जो चीजें आपको चिकित्सकीय परामर्श में बताई जा रही खाने के लिए, वो आप डाइट प्रॉपर लें। पानी अधिक से अधिक पीने के लिए प्रेरित करें। इवन आप अगर जब ये प्रयास करा रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा समय हो गया है, उस समय भी व्यक्ति को आप ये कह सकते हैं, उससे उसे अपनापन भी महसूस होगा और कि आप थोड़ा सा पानी पी लें, और उसे ये चीज भी पता होगी कि हमें थोड़ी थोड़ी देर पर पानी भी पीना है। अगर उसे घबराहट हो रही है तो जैसा कि ये योग और प्राणायाम से वैसे भी इसमें काफी लाभ मिलने वाला है, आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आपको इसके अलावा भी कभी घबराहट होती तो आप गहरी सांसें लेने का अभ्यास से इसे कम कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि व्यक्ति जितना सीवियर है नहीं, वो उसके सिम्टम्स उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जब वो किसी और व्यक्ति के बारे में सुनता है कि उससे तो कोरोना हुआ और ऑक्सीजन लग गई, तो इन चीजों पर वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है, घबराहट महसूस करने लगता है। तो हम उन्हें ये बताएं कि हर व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी और के साथ जो हुआ है वही हमारे साथ हो, या हमें तुलना नहीं करनी है अपनी किसी और के साथ। ये चीज आप उन्हें बता सकते हैं। ये जो भी चीजें हम उन्हें बताएंगे तो हम ये देखेंगे पहले कि उनको इस चीज में, इनमें से कितनी चीजों की मतलब क्या अवेलेबिलिटी है उनके पास। जब हम तीसरे दिन कॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर अपना उद्देश्य ये रख सकते हैं कि हम उन्हें आइसोलेशन से वो कैसे निपट सकते हैं, बेहतर तरीके से कैसे कोप करेंगे, ताकि उन्हें जो आइसोलेशन है वो एक बर्डन या मतलब अकेलेपन की भावना उनमें ना जागृत करे। उससे बचने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले वैसे वही चीजें हमें फॉलो करनी है कि जो निर्धारित समय है हमें उसी समय पर कॉल करते हुए उनसे पिछले 2 दिनों में कैसा उन्होंने महसूस किया, जो अभ्यास आपने बताए उनको करने के वो कैसा महसूस कर रहे हैं आदि प्रश्नों के माध्यम से आप उनसे कॉल करें तीसरे दिन, और उन्हें ये भी बता दें कि ये आज अंतिम आपकी बातचीत का अंतिम दिवस है, और इसमें अगर उनके मन में कोई प्रश्न है उस अभ्यास से जुड़े हुए तो वो बिल्कुल सहज होकर पूछ सकें आपसे। और फिर आप अपना तीसरे दिन का जो सेशन या योग प्राणायाम है वो करवाएं, तथा वहां पर भी आप उनसे पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तीसरे दिन का आप कॉल रखने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि किस तरीके से वो आगे इन प्रयासों को जारी रखेंगे, कैसे पूरी दिनचर्या के बारे में आप बात कर सकते हैं अगर आपके पास समय रहे तो, कि और अगर आपको जरूरत लगती है तो, कि किस तरीके से वो आइसोलेशन में अपनी दिनचर्या रखेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जो वो शामिल कर सकते हैं। आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि उनकी क्या रुचि है, क्या वो करना पसंद करते हैं। इस तरीके से आप उनकी रुचियों पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रुचियां बताई गई हैं जिनके बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं, बट आई थिंक कि हम मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मली लोगों की रुचियां होती हैं उनसे अगर कोई है जो नहीं बता पा रहा है तो हम उनसे थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरीके के कार्य आप कर सकते हैं। और बाकी हमारा जो प्राणायाम और योग है उसको निरंतर करते रहने के लिए हमें प्रेरित करना है तीसरे दिन में। और इस तरीके से आपके ये जो 3 दिवसीय बातचीत का प्रारूप रहेगा। अब हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, तो हम कॉल करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखें, क्या करना है हमें, इसके बारे में देखते हैं। हम बात करते समय अपना लहजा या जो हमारी बातचीत करने का अंदाज है उसको मित्रवत रखें। हम ये देखें कि ऐसा ना लगे व्यक्ति को सामने से कि किसी अथॉरिटी का कॉल आया है या सरकार की तरफ से कोई कॉल है तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हम
बिल्कुल ये चीज अपने बातचीत के लहजे में उन्हें दिखाएं कि हमें आपकी चिंता है और हम आपकी स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये चीज हमारी वॉइस में, हमारी बोलने के अंदाज में रहे तो मतलब ये बेहतर हमें मदद करेगा। शांत एवं संयत रहकर बात करें। कई बार होगा कि क्योंकि व्यक्ति इरिटेट हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर है, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ भी बोल दें या सामने से रिस्पॉन्स आए कि मुझे नहीं करना है। तो आपको बिल्कुल शांत और संयत रहकर उनकी बात सुननी है। उनको उनकी जो भी मर्जी है, हमें किसी को भी प्रेशराइज नहीं करना है, जैसे कि मैडम ने भी बताया पहले। तो उनको हमें शांत और संयत रहकर ही बात करना है। ऐसा नहीं है कि हम भी उनकी उसी में कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो, एक तो तुम्हारे लिए हम कॉल कर रहे हैं। तो ये वाला जो एटीट्यूड है वो हमें नहीं अपनाना है। फिर दूसरा हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं, इवन हमें उन्हें अवसर देना है कि वो बोलें, अपनी समस्याओं पर बात करें, तो उन्हें ध्यानपूर्वक हमें सुनना है। दूसरी एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी से भी बात कर रहे हैं और वो अगर हमें कोई भी चीज बता रहा है तो हम उससे बिल्कुल विश्वास दिलाएं कि आपकी जो भी बातें की जाएंगी वो गोपनीय रखी जाएंगी। उसे ऐसा नहीं है कि किसी के साथ शेयर किया जाए, वो आपके और हमारे बीच ही रहेंगी, ताकि वो बहुत ही सहज भाव से आपसे बातचीत कर सके। बात करते समय अनिर्णायक रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति गरीब है या अमीर है या किसी भी प्रकार से हम जज करें कि ये तो मेंटल डिस्टर्ब है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके की हम कोई भी निर्णय बनाकर बातचीत ना करें। हमारे लिए हर व्यक्ति इक्वल रहे, एक जैसा रहे, और हमारे बातचीत करने का जो तरीका है वो हर व्यक्ति के साथ एक समान रहे। बिना किसी भेदभाव के हमें सम्मान पूर्वक संवाद करना है। ऐसा नहीं है कि किसी अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास आपका कॉल पहुंच गया या आपने कॉल किया है जो हो सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर है या किसी निम्न वर्ग से है, तो हमें ऐसा किसी भी उस पर उनसे भेदभाव नहीं करना है, उनसे सम्मान पूर्वक ही बात करनी है। और जो हमने हर उसमें बात की कि फॉलो अप कॉल का समय पूर्व पहले से निर्धारित कर लेना है कि कल हम इतने समय आपसे बातचीत करेंगे। अब कुछ डोंट्स हैं, क्या ना करें, उनको भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति है या जो उनकी संवेगात्मक स्थिति है, इमोशनल स्टेज है, वो काफी नाजुक हालात में है। और हमारे द्वारा की गई कोई भी ऐसी बात करते समय कोई भी ऐसी गलती जो उनके लिए शायद बहुत बड़ा वो हो सकती है आघात, तो हम कुछ चीजों का बिल्कुल बात करते समय ध्यान रखें। जैसे हम जो संक्रमित व्यक्ति है उससे अपने अनुभव ना साझा करें कि अरे मैं तो 2 दिन में ठीक हो गया था, तुम्हें पता नहीं क्यों 3-4 दिन हो गए और अभी वीकनेस लग रही, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। या हम ये कि अरे मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी। तो हम अपने अनुभव उनसे साझा ना करें, हम बिल्कुल उनकी बात को समझते हुए वो जो महसूस कर रहे हैं उसे सामान्यीकृत करें। इसके अलावा उसके जो नकारात्मक भावों को बढ़ा देने वाली बातें ना करें। कैसे कि अगर जैसे जो व्यक्ति है, कैन आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट? ओके सर। मैं बस छोटा सा रिक्वेस्ट ये था कि थोड़ा सा उसको हमको थोड़ा वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि बस सर लास्ट सर। ओके, तो नकारात्मक भावों को बढ़ावा ना देने वाली बात ना करें। तो इसमें यह है कि ऐसा ना हो कि वो उसने किसी के बारे में बताया कि अरे मेरे यहाँ ये हो गया, तो हम भी 2-4 और उसको बता दे रहे, जो कि उसकी एंजाइटी और डर को और भी बढ़ा दे। तो हमें ऐसी बातें करने को अवॉइड करना है। फिर किसी भी प्रकार के उपदेश ना दें, जैसे ये होता है कि अरे अब जो आया है उसे जाना ही है। तो इस तरीके की किसी भी तरीके के हम उपदेश देने से बचें। कोई भी चिकित्सकीय सलाह या दवाइयों पे वो मान लीजिए आपसे पूछ ले कि सर मैं तो ये दवाई ले रहा हूँ, क्या ये ठीक है या नहीं, तो हम उसने सीधे यही बोलें कि हम इस चीज के विशेषज्ञ नहीं है, इसके लिए आपको चिकित्सकीय परामर्श ही लेना होगा। किसी भी प्रकार की लाभ लेने की कोशिश ना करें। तो ये मतलब लिंग, पद, आर्थिक स्थिति, इन किसी भी तरीके से हम लाभ लेने की कोशिश ना करें। हम अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक और पूरे मनोयोग से करें।
अचंभित और आशंकित व्यवहार ना करें। मतलब कई बार होता है कि उसने अगर हमें बोला कि मुझे तो ये हो रहा है, तो हम एकदम अपने गेस्चर पोस्चर से भी, व्यवहार से भी कई बार ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इस तरीके का व्यवहार करने से भी हमें बचना है, और कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे व्यक्ति को ये लगे कि आप उसकी ध्यानपूर्वक बात नहीं सुन रहे हैं। कि मतलब वो अगर कोई बात कर रहा है और हम अपना मोबाइल चला रहे हैं, तो फिर वहां पर लगेगा कि व्यक्ति हमारे जिसने कॉल किया है वो हमारी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है। अब बात आती है कि जब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा घबराहट, चिंता, भय आदि महसूस कर रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता है, तो आप बिल्कुल उन्हें 14425 उमंग किशोर हेल्पलाइन का नंबर दे सकते हैं, जहाँ पर वो खुद से भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति कॉल करने में समर्थ नहीं है या वो अपने से नहीं कॉल करेगा, तो आप हमें उमंग किशोर हेल्पलाइन 14425 में उन व्यक्ति का नंबर दे सकते हैं, ताकि हम अपनी तरफ से उन्हें कॉल करके अपनी परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हमारे जो योग वॉलंटियर्स हैं उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो उनसे बात करना और उनको अपने इस योग के कार्यक्रम से जोड़ना। परंतु हमारे साथ और ये एक दो लोगों ने कहा भी कि इसको थोड़ा सा और अभी हम विस्तार से जानना चाहेंगे, तो बात तो श्री जी ने लिखी है। आप कृपया अपने जो चैट बॉक्स है उसमें कृपया अपने यदि प्रश्न डाल देंगे तो सब उनके आपके प्रश्नों के समाधान हो सकेंगे। कुछ जो प्रश्न आए हैं हम प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। प्रश्नोत्तर में हमको डॉक्टर नितिन जी की और डॉक्टर चारू जी के लिए और डॉक्टर तृप्ति जी के लिए तो कम प्रश्न है। डॉक्टर तृप्ति और डॉक्टर चारू जी के लिए, नितिन जी के लिए ज्यादा प्रश्न है। पुष्पांजलि जी भी एक आध दो प्रश्नों पर जवाब दे सकती हैं, तो मैं एक एक करके प्रश्न ले लेता हूँ। एक प्रश्न जो है वो शुरू से ले लेते हैं। मैं कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े कॉमन है जिनको मुझे ही मैं बता देता हूँ कि रवि वर्मा जी ने पूछा है कि योग प्रशिक्षकों की कोई अपडेटेड लिस्ट पोर्टल पर प्राप्त नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ भी एक नई जो है वो लिस्ट आज से अपलोड होगी, मे भी कल से फंक्शनल हो जाएगी। बहुत सारे जो है जिलों में जो रोगियों की संख्या है वो कम है और हमारे पास पर्याप्त वॉलंटियर्स हो गए और उन्होंने उसको ऑलरेडी दो बैचेस तो कर लिया है, इसलिए हो सकता है कि आपको अपना अपडेटेड लिस्ट ना दिख रही हो। पूर्वी नागर ने पूछ रही है कि अगर लोग 3 दिन बाद भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। आई थिंक पुष्पांजलि जी ने उसके बारे में कुछ कहा था, तो एक बार तो बता चुके, थोड़ा यदि संक्षेप में बता दें पुष्पांजलि जी कि जो लोग बाद में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, उनको 3 दिन में लाभ नहीं मिलता है। 3 दिन में हम उनको बता सकते हैं कि आपको ऐसे करना है। लाभ तो आपको तभी मिलेगा जब 8-10 दिन लगातार करेंगे। तो उसके लिए आप ना अभी जैसे कि आप ऑनलाइन तो जोड़ ही रहे हैं, आपको 10 की लिस्ट मिली है तो 10 उनको भी साथ में ऐड कर लीजिए और फिर से करवा दीजिए। तो इससे उनको लाभ होता रहेगा। जब तक वो 14 दिन तक स्वस्थ पूरे ना हो जाएं तब तक के लिए हम उनको दोबारा जोड़ के करवा सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरी लिस्ट नहीं आई है तो लोग कह रहे हैं कि हमारे दूसरे लिस्ट हमको नहीं मिल पाई है, तो जो पहली लिस्ट है उसी को आप कंटिन्यू करते रहेंगे। जी हाँ, थैंक यू। रवि वर्मा जी ने कहा है कि उनको अभी तक दमोह के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो उसको रवि वर्मा जी हम देख लेते हैं। हो सकता है कि दमोह की सूची में नाम अधिक हो, बट आई विल गेट बैक टू यू। आप चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्लीज डाल दीजिएगा। अक्षय खरिया ने पूछा है कि जूम ऐप से ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं पेशेंट को क्या। बिल्कुल जरूर कर सकते हैं, जरूर करिए। यूट्यूब की लिंक यदि हो तो शेयर कराएं। बहुत से नए योग प्रशिक्षक नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो यूट्यूब की लिंक जो है वो चैट बॉक्स में डाल दी गई है। योग खाली एक नितिन मरवा जी ने पूछा था कि योग खाली पेट किसी भी समय कराया जा सकता है। ये इसका जवाब उन्होंने दे दिया है, डॉक्टर नितिन जी ने जवाब दे दिया है। और एक प्रश्न ये था कि कोरोना पेशेंट्स को नेक और शोल्डर की एक्सरसाइज सिटिंग पोजीशन में करा सकते हैं, वो भी डॉक्टर नितिन मरवा जी ने प्रश्न दे दिया है। एक प्रश्न डॉक्टर तृप्ति जी के लिए है, एसके ब्राह्मण जी ने प्रश्न पूछा है
तो उनका प्रश्न ये है कि ध्यान में जाने के बाद नींद आती है, तो उसके लिए क्या करें? तो तृप्ति जी बताना चाहेंगी, डॉक्टर तृप्ति? ध्यान में जाने के बाद नींद आने का जो ये है कि पूरी बॉडी जो है हमारी रिलैक्स हो जाती है। अगर आपकी नींद लग जाती है तो कोई बात नहीं है, आप उस तरह से रिलैक्स हो गए हैं, ये उसका मतलब होता है। आप धीरे धीरे अपने आप जब आप उस नींद से नींद खुल जाए तब आप उस ध्यान से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर चारू जी के लिए प्रश्न है, कोविड मरीज जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है, क्या उन्हें अनुलोम विलोम कराया जाए? डॉक्टर चारू जी। मैं इसका जवाब दे देती हूँ, वो नहीं सुन पाएगी शायद मैडम। तो इसमें क्या है कि अनुलोम विलोम में जैसे ही आप करवाएंगे ऑक्सीजन लेवल एकदम से मेंटेन हो जाती है, तो अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। और जैसा व्यक्ति की सामर्थ्य है उसी के अनुसार धीरे धीरे उसको सामान्य गति से करवाएंगे और निश्चित रूप से एकदम आप करते साथ ही ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। थैंक यू। अंशुमान चौरसिया जी का प्रश्न है, श्री जी शायद बता पाए कि जो लोग योग करने से मना कर देते हैं उनके लिए क्या करना है? हाँ जी सर, देखिए मतलब ये तो है कि हम अगर जो भी योग प्राणायाम करा रहे हैं उसके लिए विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है। और यदि व्यक्ति मना कर रहा है तो हमें उसके साथ फोर्स बिल्कुल नहीं करना है, उसे जबरदस्ती नहीं करनी है। हम उसे फायदे बताकर और छोड़ दें कि जब भी अगर उनकी तरफ से उनको लगता है कि वो करना चाहते हैं तो फिर वो आपको कॉल कर लें। थैंक यू। ये पल्लवी सोलंकी जी ने भी यही प्रश्न पूछा था, तो उत्तर श्री जी ने दे दिया है। अब जो प्रश्न है वो डॉक्टर नितिन जी के लिए है। डॉक्टर नितिन जी, नगमा जी ने पूछा है कि अगर पेशेंट वीकनेस फील कर रहा हो, तो ये तो आपने जवाब नेक एंड शोल्डर वाली एक्सरसाइज करना, ये आपने इसका उत्तर दे दिया है और बैठ कर करने वाला भी दे दिया है आपने। एक प्रश्न विनीता रायकवार का है कि ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो कि शाम को योग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या शाम को भी योग करा सकते हैं, जो जैसा आपने कहा कि नहा करके और ऐसे कपड़े पहन करके उस समय करना चाहिए? तो एक तो प्रश्न ये है विनीता जी का। जी हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर कोई पेशेंट सवेरे के समय नहीं कर पा रहा और शाम को अगर वो खाली पेट करने की स्थिति में है तो उसको उसी वातावरण में हम शाम को भी योग करा सकते हैं, बशर्ते कि वो खाली पेट हो। जी, थैंक यू। एक और विनीता जी ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। उन्होंने पूछा है कि 2 बजे तक मैं अपना फीडबैक फॉर्म नहीं भर पाती हूँ, तो उसके लिए क्या करना है? तो विनीता जी, अब हम उसकी व्यवस्था भी ये बना रहे हैं कि रात में 9 बजे तक जो है आप लोग अपने जो फॉर्म है भर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग समय पर लोग योग करना चाहते हैं, एक साथ जरूरी नहीं कि सभी लोग एक साथ एक ही मंच पर आकर कर लें, कुछ लोग लेट भी करते हैं। तो 9 बजे तक, इवन 10 बजे तक भी यदि आप करेंगे, आप फॉर्म आप लोग भर देंगे तो वो आपका जानकारी हमारे पास आ जाएगी। थैंक यू विनीता जी। डॉक्टर साहब से प्रश्न है नितिन जी से कि राकेश उपाध्याय जी का, कि दोनों समय योग करवा सकते हैं क्या? जरूर करा सकते हैं, 2 टाइम कर सकते हैं। अगर पेशेंट की कैपेसिटी है, वो थकान महसूस नहीं कर रहा और अगर वो पेशेंट अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो उसको दोनों टाइम कराया जा सकता है। राइट, तो मेरे ख्याल से सारे प्रश्न आ गए। मैं एक बार और इस बीच का और चेक कर लेता हूँ यदि किसी ने चैट बॉक्स में कोई और प्रश्न तो नहीं डाल दिया हो। साक्षी गुप्ता ने, सुषमा मिश्रा जी ने लिखा है कि भ्रामरी प्राणायाम को सिलेबस में शामिल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी तो जितना प्रोटोकॉल में कहा गया है और हमारे जो आयुष विभाग के जो विशेषज्ञों ने बताया है, शायद वहीं तक स्टिक करना चाहिए। धीरे धीरे जो है वो लोग जुड़ेंगे। एक बात मैं जरूर, भ्रामरी प्राणायाम से भैया क्या रिलैक्स होते हैं, भ्रामरी प्राणायाम से एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, जो टेंशन्स रिलैक्स होते हैं। तो अच्छा है ये सुझाव। नींद भी आती है, अगर नींद नहीं आ रही हो पेशेंट को तो 8-10 बार भ्रामरी प्राणायाम करे तो एकदम नींद आ जाती है। ये सुझाव ठीक है, तो उसका प्रयोग करके देख लें, जैसा दीदी ने कहा है, तो प्रयोग करके देख सकते हैं। आप प्रयोग कर सकते हैं, वो बाकी जो उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, नींद के लिए बहुत अच्छा है। और अच्छे परिणाम आए तो लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
एक बात और ये है इम्पोर्टेंट कि 3 दिन हमारा जो पोर्टल है उसमें कोई भी मरीज 7 दिन तक रहता है। हमारा पोर्टल तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो पोर्टल है, होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको उस दौरान जो है हम दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं। उनको रोज उनसे जो डिस्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर है उनसे बात की जाती है, उनको पूछा जाता है कि कोई समस्या तो नहीं है और योग शिक्षा के बारे में पूछा जाता है। अब आप लोग जो बहुत सारे लोग जिनका टर्म दैट खत्म हो गया है कि उन्होंने 3-3 दिन के 2 स्लॉट्स जो है किसी ग्रुप के साथ कर लिए हैं, अब कोई और नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि योग तो एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज है ना, और उसको ये तो कुछ समय का ही मामला है। यदि योग से उनको लाभ हो रहा है प्राणायाम से, ध्यान से, तो आप लोग ये प्रयास कर सकते हैं यदि आप चाहें और मरीज से पूछ करके कि आने वाले समय में भी लगातार आप उनसे जुड़ करके उनको योग कराते रह सकते हैं। उससे सुविधा ये होगी कि एक लाइन बन जाएगी आने वाले समय के लिए, आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए, और वो लोग लगातार आपसे जुड़ जाएंगे और योग की विधा के साथ जो है उनको जिस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे वो दीर्घ समय के होंगे। अभी तो हम लोग केवल एक शॉर्ट टर्म उनको एक प्रकार का थोड़ा आराम देने का ही प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा उस तरफ ओरिएंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे योग के वॉलंटियर साथ जुड़े हुए हैं वो लोग आग्रह कर सकते हैं उन सभी के साथ जिनके साथ उनका 3 दिवस का पूरा समय जो उनका पूर्ण हो रहा है। तो अभी कोई और इसमें मुझे अलग से कोई ग्रुप नहीं कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो मैं अब इस पूरे कार्यक्रम का जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे प्रदेश से, जो पतंजल योग संस्थान है उसके जो निदेशक हैं और जिनके यहाँ पूरा कंट्रोल रूम स्थापित है, और जो सभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो और पतंजल योग संस्थान है, सभी से जो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं शासन स्तर पर भी और जिला शिक्षा अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर्स और नीचे के स्तर पर भी। तो ऐसे डॉक्टर प्रभात राय तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे कृपया हमारे जो विशेषज्ञ आए हैं उनका वो आभार भी व्यक्त कर दें और अपनी तरफ से अंतिम उद्बोधन भी दे दें। श्री प्रभात राय तिवारी जी वो डायरेक्टर हैं ओपन स्कूल के और संस्कृत संस्थान जिसके अंतर्गत हमारा योग प्रशिक्षण केंद्र चलता है उसके भी वो निदेशक हैं। प्रभात राय जी। धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी जी। और सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम को पूरे एक समय सीमा में और साथ में पूरे अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए आदरणीय चतुर्वेदी को मैं धन्यवाद देता हूँ, नंबर 1। दूसरा, साथ में हम जो हमारे पंडित खुशीलाल वैद्य आयुर्वेदिक विद्यालय है उसकी जो टीम है जो प्रशिक्षकों की, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में आदरणीय पुष्पांजलि शर्मा मैडम का, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर इसमें उपस्थित हुए। हम साथ में आभारी हैं अपने प्रमुख सचिव और आयुक्त महोदया का कि जिन्होंने लगातार इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहे और गाइडेंस हमको समय समय पर देते रहते हैं हमेशा उस चीज के लिए। और सभी इसके साथ में जो हमारे योग राज्य स्तरीय योग केंद्र की टीम है विभाग और जिसके अध्यक्ष हैं और उनकी टीम के मेंबर भारती जी, श्रीवास्तव जी, मीना शर्मा मैडम, यादव जी, जो लगातार आपके जिलों से फीडबैक लेते हैं सभी नोडल ऑफिसर से, और सभी जिलों के सभी संभागीय सहायक संचालक जो इस पूरे प्रोग्राम को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ में सभी जिला शिक्षा अधिकारी को भी धन्यवाद देता हूँ जो इतने कम नोटिस पर सभी लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। आज आदरणीय डॉक्टर दोनेरिया मैडम जो कि अपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष योग की, उनके और उनके साथ उनके जो प्रशिक्षक हैं वो भी जुड़े हुए हैं साथ में, हम उनके भी आभारी हैं। और सभी प्रशिक्षक जो आज जुड़े हुए हैं नवीन इस दूसरे बैच में, उन सभी के आभारी हैं कि उन्होंने ये मौका लिया है और इस योग से निरोग कार्यक्रम से जुड़कर
उन्होंने एक नया सेवा का अवसर खोजा है और हम उनको आश्वस्त करते हैं सभी योग प्रशिक्षकों को राज्य स्तरीय योग केंद्र आगे से भी योग के जो भी कार्यक्रम संचालित करेगी, क्योंकि एक नया मॉडल क्रिएट हुआ है इस तरीके का, तो उसमें जो भी योग प्रशिक्षक हमारे साथ इस बार जो रजिस्टर हो गए हैं, चाहे वो इंडियन योग एसोसिएशन के छत्र के अंदर हो या आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर हो या इंडिपेंडेंट रूप से हो, उन सभी का हम लगातार सहयोग लेते रहेंगे। और इस कार्यक्रम को चूंकि हम ये देख रहे हैं कोविड में धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ रही है। हम 60,000 करीब 50,000 47,000 से शुरू किए थे और अभी लगभग 90,000 तक कोविड पेशेंट पहुंच गए हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप सभी लोग इसको निभाने वाले हैं। तो मैं फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से पुष्पांजलि शर्मा दीदी का, जिन्होंने जो लगातार इस पूरे कार्यक्रम का फीडबैक भी लेती हैं और जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनका मनोबल बढ़ाती रहती हैं। और फिर से चतुर्वेदी जी को इस पूरे एंकरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभात तिवारी जी। और हमारा समय भी समाप्त हो गया है। मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बैठक हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से धीरेन्द्र भाई जी, और बिल्कुल सशस्त्र बिल्कुल लगे हुए हैं इस काम पे। और लगता है जब इतनी निष्ठा से किया जाता है तो निश्चित रूप से कार्य के फल अच्छा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पूरा सहयोग आपका मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।